जबरदस्त। ठीक है, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आप सब लोगों का ज्वाइन करने का। सैटरडे बड़ा बिजी दिन होता है और मुश्किल होता है टाइम निकालना, लेकिन आप लोगों ने टाइम निकाला तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका। अच्छा, हम अब जो बात करेंगे वो ओवरऑल ओमान के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंटरैक्टिव सेशन है ये। तो आई अप्रिशिएट अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिकली डिटेल में बात करनी है आपके सेशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करनी थी कि इसकी जी बोलिए। रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगी आपके ये पूरे सेशन की? जी मैंने रिकॉर्डिंग प्रेस कर दी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो आप बोल रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। चले ठीक है ठीक है, चले ठीक है। इसीलिए मैं बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग की बात भी शेयर करना था, इसलिए मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग मिल जाए। जरूर, एब्सोल्युटली। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो क्वेश्चंस का बिल्कुल आप लोग मुझसे कर सकते हैं बीच में। अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल बात करनी है आपको, वी कैन ऑलवेज सेट अप अ सेशन आफ्टर दैट। कोई उसमें इशू नहीं है। और अगर थोड़ा सा सेशन आगे भी जाता है, अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 2 घंटे का स्लॉट है। 1 घंटे मेरा टारगेट था सेशन प्रेजेंट करने का। उसके बाद अगर हमें कोई सवाल जवाब करने किसी को, तो वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जब भी हम ओमान की बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुबई की बात ना करें, क्योंकि जब जीसीसी का जिक्र आता है तो उसमें दुबई जो है वो एलिफेंट इन द रूम है। और आप जिस भी कंट्री या सिटी को कंपेयर करेंगे जीसीसी के अंदर, उसमें वो कंपैरिजन में दुबई जरूर खड़ा हुआ होगा। चाहे दोहा हो, चाहे रियाद हो, चाहे मनामा हो, चाहे कुवैत सिटी हो, या मस्कत हो। तो इसी तरह ओमान को भी कंपेयर करना जरूरी है दुबई के साथ। और जो एक चीज मैंने निकाली ओमान और दुबई की जो कि कॉमन है, वो चीज है उनकी जरूरत। मुल्कों की कुछ चाहत होती है और मुल्कों की कुछ जरूरत होती है। जैसे हमारी कुछ चाहत है और कुछ हमारी जरूरत है। जरूरत हमारी शायद एक छोटी टोयोटा करोला होगी, लेकिन हमारी चाहत जो है वो एक रोल्स रॉयस है। ये वो डिफरेंस है। तो इसी तरह से दुबई को जरूरत थी पैसों की। दुबई के पास ऑयल था नहीं आज से कोई 20-25 साल पहले। तो दुबई आज इसलिए बना क्योंकि उसके पास कुछ चारा नहीं था। ये सेम सिचुएशन जो है ना वो ओमान में खड़ी हुई है कि अब ओमान के पास भी पैसे नहीं है। ओमान का जो ऑयल है वो इतना ज्यादा है नहीं जितना बाकी रीजन स्टेट्स का है। तो ओमान अब नीड पे आ गया है। और ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है इस सेंस में कि जब आप वहां जाएंगे तो ओमान आपको बुला रहा है। एक तो होता है ना कि आप जाना चाहते हैं, जी मैं जाना चाहता हूँ सऊदी अरेबिया, भाई आप तो जाना चाहते हैं लेकिन सऊदी अरेबिया तो बुलाना नहीं चाहता आपको। इसी तरह से ओमान जो है वो आपको बुलाना चाहता है, क्योंकि ओमान के पास जो तेल की पावर थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अच्छा, ये जनरल केस सिर्फ ओमान के साथ नहीं है, बल्कि ये सारी जितनी जीसीसी की स्टेट्स हैं सब कमो बेश सबके साथ ही ये इश्यूज हैं। एक हम अलग सेशन अरेंज कर सकते हैं जर्नल जीसीसी पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सेशन ओमान पे फोकस कर रहा है तो इसलिए हम सिर्फ ओमान को दुबई के साथ हमने यहाँ कंपेयर किया। अच्छा, बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं है कि ओमान है कहाँ पे। तो ये मैंने मैप आपके साथ शेयर किया है। जीसीसी के अंदर वो कंट्रीज आती हैं जिनके पास तेल है। इसलिए यमन जो है वो जीसीसी का पार्ट नहीं है। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया जो है वो जीसीसी का पार्ट है। और ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के नाम से मशहूर है। इनकी जो काउंसिल बनी हुई है, और उसमें ओमान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो ये बिल्कुल टिप पे वाक़या है। और आप देख रहे हैं अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस इसके पास मौजूद है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। थोड़े से फैक्ट्स हैं ओमान के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जीसीसी का, 5.3 मिलियन की पॉपुलेशन है। आफ्टर सऊदी अरेबिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ओमान के अंदर। 57% लोकल्स हैं और 43% एक्सपैट्स हैं। तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी रिलायंस है इनकी एक्सपैट्स के ऊपर। अच्छा, 14th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड था 2022 के अंदर। और तकरीबन 5.3 बिलियन बैरल जो हैं क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं। और 21st रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व के। तो कोई
गरीब मुल्क नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, पैसे खत्म हो रहे हैं, होने वाले हैं, लेकिन गरीब मुल्क नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि अराउंड 68% रेवेन्यू जो है वो ऑयल और गैस से आता है, और यहीं पे अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, क्योंकि जो इनका विजन है 2040 का, उसमें ये चाहते हैं कि 68% जो है वो 10% में कन्वर्ट हो जाए। बड़ा एम्बिशियस इनका टारगेट है, बट ये टारगेट ये किस तरह से अचीव करेंगे वो आगे हम इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं। अच्छा, ये एक जेनेरिक ओवरव्यू है सारी जीसीसी स्टेट्स का, और उसमें जो 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 कंपैरिजन है वो ऑब्वियसली बाकियों के साथ है। सऊदी अरेबिया बीइंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, फिर यूएई आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, फिर कतर है, कुवैत है। तो ओमान की जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ ऑयल और जीडीपी वगैरह वो कोई फोर्थ बनती है, और इनकी जो मेजर इकोनॉमी है वो ऑब्वियसली ऑयल और गैस से, टूरिज्म से, फिशिंग से और मैन्युफैक्चरिंग से होती है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओमान के अंदर तकरीबन 4.5 लाख कंपनी रजिस्टर हुई हैं। यूएई के अंदर टोटल 6.5 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है, और ओमान के अंदर तकरीबन 4.5 लाख कंपनी रजिस्टर हुई हुई है। उससे ये अंदाजा होता है कि इनका कितना फोकस है इस वक्त बिजनेस को पुश करने का, सपोर्ट करने का और इनकरेज करने का। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है, ये बेसिकली शिपिंग रूट्स हैं। ये आपको लाइनें नजर आ रही है ना चारों तरफ मैप्स के, ये सारे शिपिंग रूट्स हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है जिसको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं, यहाँ पे कितने इस वक्त जहाज, जब मैंने स्नैपशॉट लिया था तो कितनी मूवमेंट है जहाजों की। यहाँ पे जो ऑरेंज डॉट नजर आ रहे हैं आपको, सारे जहाजों की पोजीशन है। इसमें ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, तकरीबन कोई 20% ऑयल जो है दुनिया का वो इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरता है, और इस जो ट्रेड रूट की जो वर्थ है वो 770 बिलियन डॉलर की है पर ईयर की। ओमान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस रीजन की जो है वो उसकी लोकेशन की है, क्योंकि इन लोगों के पास ऑयल तो है सबके पास, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर के पास गैस है, अबू धाबी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ऑयल यहाँ से निकल नहीं पाएगा तो वो ऑयल बिल्कुल बेकार है। तो इसका जो रूट है वो रूट पे इस वक्त 2 कंट्रीज बैठे हुए हैं, एक है ओमान और एक है ईरान। तो इसकी जो जियोपॉलिटिक्स लोकेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है इन सारे नेबर्स के साथ रिलेशनशिप के लिए। तो ओमान की जो स्ट्रेंथ है वो इस रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतनी ऑयल नहीं है जितनी उसकी लोकेशन है, जो कि 760 बिलियन डॉलर की ट्रेड है पर ईयर की, जिसमें कोई 660 बिलियन डॉलर का जो है सिर्फ ऑयल है जो पास होता है। और तकरीबन जबल अली पोर्ट, मैंने सिर्फ एक पोर्ट उठाया था, पोर्ट्स तो और बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने सिर्फ एक पोर्ट उठाया था, तो 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड है जबल अली पोर्ट की, यहाँ पे दुबई के पोर्ट की। तो इतनी डिपेंडेंस है इस रूट के ऊपर यहाँ पे इस रीजन के अंदर इन पोर्ट्स की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज का एजेंडा ये है कि जनवरी 2020 में क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ओमान चेंज हुआ है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जीसीसी की इस वक्त गोल्डन एज क्यों है, दुनिया इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही है पोस्ट कोविड के बाद, और जीसीसी इस वक्त फ्लरिश क्यों कर रहा है पोस्ट कोविड के बाद। उसके बाद देखेंगे सुल्तान हेतम जो कि नए किंग हैं, नए सुल्तान हैं ओमान के, वो कौन है, उन्होंने अब तक पिछले 4 सालों में क्या क्या किया है। फिर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ओमान किन लोगों को सूट करेगा, किन बिजनेसमैन को सूट करेगा, ओमान कैसी जगह है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, आईएमएफ, ये ओमान के बारे में अभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ओमान तो खुद कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट है इस चीज के ऊपर। लेकिन जो थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओवरऑल दुनिया में बैठे हुए हैं, वो ओमान के बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ, उसका डिस्कशंस करेंगे कि वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर लाइफ टाइम रेजिडेंसीज का जिक्र होगा कि वो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसमें लाइफ टाइम रेजिडेंसीज ऑफर कर रहे हैं। फिर क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो वहाँ मौजूद हैं, और फिर अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चैलेंजेस वहाँ पे क्या क्या मिलेंगे, क्योंकि हर कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस हैं।
और ओमान भी ऐसा ही है, इसके अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं और साथ साथ इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। अच्छा जी, 2020 जनवरी में क्या होता है? सुल्तान काबूस जो कि पिछले 50 साल से ओमान को रूल कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है 10 जनवरी 2020 में। अच्छा, सुल्तान काबूस से पहले ओमान डार्क एजेस में था, और इतनी डार्क एजेस में था कि वहां पे जो लोग थे, उन लोगों को परमिशन नहीं थी जूते पहनने की। जो फॉरेन मेडिसिन थी वो अवेलेबल नहीं थी ओमान के अंदर। अगर किसी को पास जाना होता था मुल्क से बाहर, तो बादशाह फैसला करता था कि इसको बाहर हम भेजें या बाहर ना भेजें। तो ये सिचुएशन थी सुल्तान काबूस के टेक ओवर करने से पहले। मैं 1960s की बात कर रहा हूँ। सो अब जब ये सुल्तान टेक ओवर करते हैं तो वो रिफॉर्म करते हैं पूरे कंट्री को, और ओमान को उस जगह लेकर आते हैं कि आज ओमान जो है वो ना सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो अलग बात है कि वो अब इकोनॉमी जो है वो हिल रही है, ऑयल की डिपेंडेंस है, बट उन्होंने ऑयल को बहुत अच्छा यूज किया अपने मुल्क को बनाने में। और ये मत भूलिए कि ओमान के बिल्कुल साथ यमन लगता है, और यमन की हालत बहुत खराब है। सबको पता है जंग हो रही है वहां पे, बहुत बुरी सिचुएशन है। लेकिन ओमान बिल्कुल ऑपोजिट है यमन का, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और वही 14th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है दुनिया का। तो सुल्तान काबूस ने उस नेशन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया 50 सालों के अंदर। लेकिन वो किस चीज के थ्रू किया? ऑयल के थ्रू किया। अब 2010 में सुल्तान काबूस को कैंसर डायग्नोज होता है, और वो तकरीबन 5 साल यानी 2010 से लेकर 2020 के का जो टेन्योर है उसमें तकरीबन 20 में 5 साल मुल्क से बाहर रहते हैं इलाज के सिलसिले में। अच्छा, हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं और उस सुल्तान की बात कर रहे हैं जो कि जहाँ पे जो सुल्तान है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वही है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, और कल्चर फॉरेन मिनिस्टर भी वही है। तो इतना बड़ा वन मैन शो है ओमान का, और वो जो शख्स है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत खराब। तो वो जो 10 सालों में कंट्री जो है वो तकरीबन ऑटो पायलट पे चल रहा था, और 2014 के अंदर ऑयल प्राइसेस प्लमेट करती हैं, और उसके बाद ओमान का थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट होता है, और ओमान जो है वो IMF के पास चला जाता है लोन लेने के लिए। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता लोन ले लेके 2020 में ये सिचुएशन हो जाती है कि अराउंड 70% GDP टू लोन रेशो हो जाता है ओमान का, जो कि इससे पहले लोन उनके पास उन्होंने कभी लिया ही नहीं था। तो अब इस सिचुएशन में जब उनकी डेथ होती है तो नए सुल्तान टेक ओवर करते हैं। तो नए सुल्तान जब टेक ओवर करते हैं तो में एक लोन ज्यादा, IMF का लोन ज्यादा ओमान मिलता है, और कोविड जो है वो इनका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि कोविड मार्च से स्टार्ट हो गया था। तो सुल्तान जो आए वो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने टेक ओवर किया ओमान को आज से कुछ 4 साल पहले, और किस तरह से ओमान को वो चेंज कर रहे हैं वो आगे हम इन स्लाइड्स पे देखते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ओमान से ना हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इस पे जरा नजर डालते हैं कि ओमान तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, लेकिन ये बताइए कि जो लोग दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं अट्रैक्ट हो क्यों रहे हैं? बताइए, इनके अपने मुल्कों में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ऑप्शंस देख रहे हैं आफ्टर कोविड खास तौर पे। तो कुछ चीजें जो निकाली ये कि जी यूक्रेन वॉर जो है वो 2 साल की हो चुकी है, अभी तक चल रही है। बाय द वे, यूरोप की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली जंग है, तो यूरोप बहुत परेशान है इस जंग की वजह से, और ईस्टर्न यूरोपियंस बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो हिले हुए हैं कि कहीं रशिया उनको भी इन्वेड ना कर दे। तो वहां ये परेशानी चल रही है। अक्टूबर 2023 में गाजा वॉर स्टार्ट हो गई थी जो कि अभी तक चल रही है। अप्रैल 2024 के अंदर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट यानी फैल गई वो वॉर, और ईरान इजराइली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अभी लेबनान के अंदर हो रहा है ये सिलसिला। LGBT का एक पुश चल रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जहां पे अब आपको अपने बच्चों को रेस करना काफी मुश्किल हो रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो
इवन ओमान में हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अब वेस्ट के कल्चर में पालना नहीं चाह रहे बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज। पोस्ट कोविड दुनिया की इकोनॉमी सभी स्ट्रगल कर रही हैं। हम सबका ज्यादातर लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आइडिया है हमको कि पाकिस्तान का क्या हाल है, बट पाकिस्तान इज नॉट अलोन। इजिप्ट का बुरा हाल है, लेबनान का बुरा हाल है, सीरिया का आपको पता है, मतलब बुरा हाल है मुल्कों का। इवन यूके की सिचुएशन काफी खराब है, आप लोगों को ये भी पता है। बल्कि एक अनडिक्लेयर्ड किस्म का रिसेशन चल रहा है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर रही, लेकिन हम सब रिसेशन में हैं। यूके जैसे मैंने कहा पोस्ट कोविड, ब्रेक्सिट, राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूक्रेन वॉर, पुअर लीडरशिप, सिचुएशन खराब है। इवन सऊदीज जो बहुत अग्रेसिवली लगे हुए थे अपने आप को चेंज करने में, उन्होंने अपनी जो न्योम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इनका, वो 106 माइल्स से उठा के 1.5 माइल्स पे लेकर आ गए, इतना श्रिंक कर दिया। और आईएमएफ ने उनकी जो प्रोजेक्शन है वो 1.7% डाउनग्रेड कर दी। चाइना की सप्लाई चेन का जो इशू हुआ था कोविड के दौरान, उसकी वजह से दुनिया अब री इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जा रही है। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अब फैक्ट्रीज लगा रहे हैं जिन्होंने बंद करके चाइना में अपनी फैक्ट्रीज मूव कर दी थी। लेबनान अपनी करेंसी 97% उसकी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है इन 2023, और एंटी इमिग्रेंट राइट्स जो अभी यूके में हुए थे। तो दुनिया में अगर मैं देखूं तो सिचुएशन ठीक ठाक खराब है, और उस खराबी की वजह से लोग अब कह रहे हैं कि मैं कहाँ पे जाके टैक्सेस ना पे करूं, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, सर्टिनिटी अच्छी हो, और दूसरा सेफ्टी मुझे मिले, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर सेफ्टी का जो क्वेश्चन था वो राइज हो गया। इवन अभी हमारे एक दोस्त थे, लंदन में थे और किसी सेंट्रल लंदन में मौजूद थे, उनका बैग चोरी हो गया। ऑल्दो की ये चीज कॉमन है, इतनी कॉमन नहीं है कि आपको इतनी फ्रीक्वेंटली सुनने को मिले। तो सिचुएशन काफी खराब होती जा रही है दुनिया के अंदर। और अगर मुसलमानों की बात की जाए तो ऑब्वियसली 9/11 के बाद मुसलमानों का वेस्ट में रहना जो है वो कोई आसान काम नहीं रहा। और इंडिया से मोरक्को तक सिचुएशन काफी हिली हुई है। तो अब वही है कि जब एक कंट्री लूज करेगा तो दूसरा कंट्री गेन करेगा। इस केस में मल्टीपल कंट्रीज आर लूजिंग, सारी कंट्रीज जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, और जीसीसी जो है वो एज अ लाइक एज अ कॉर्पोरेशन काउंसिल इज गेनिंग। तो लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ सेफ्टी है, यहाँ टैक्सेस नहीं है, यहाँ कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है, तो हम यहाँ मूव कर जाते हैं, तो इसलिए जीसीसी जो है वो हमें और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि दुनिया इतनी खराब हो रही है। तो इसीलिए मैंने उसको दिया था टाइटल कि ये गोल्डन एज है इस वक्त जीसीसी की, क्योंकि इनकी जो नीड है डाइवर्सिफिकेशन की, ऑयल से हटने की, उसकी और दुनिया के खराब होने की टाइमिंग्स मैच कर गई हैं, और उस मैचिंग की वजह से सबसे ज्यादा गेन जो है वो जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो ले रहे हैं। अच्छा, जीसीसी ऑफर क्या कर रहा है? जीसीसी लाइफस्टाइल ऑफर कर रहा है। आप डेफिनेटली आना जाना हुआ होगा दुबई का, शारजा, अबू धाबी, इन जगहों के अंदर, कतर गए होंगे। इवन अगर रिसेंटली आप रियाद गए हो तो रियाद जाके अब आप बड़े शॉक हुए होंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को कितना जल्दी चेंज कर लिया। फिर इस वक्त प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर ये मार्केट जो है वो $1 ट्रिलियन, मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, $1 ट्रिलियन हिट करेगी। तो हाई रिटर्न्स की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, लो टैक्सेस हैं अभी तक, बट ये है कि यहाँ टैक्सेस आ जरूर जाएंगे क्योंकि ऑयल खत्म हो रहा है, तो इनको टैक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन उस लेवल ऑफ टैक्सेस जो कि हम यहाँ पे देते हैं, यूके में देते हैं या यूएस में देते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देते हैं, उसमें इनको पहुंचने में अभी काफी टाइम है, लेकिन टैक्सेस जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, नॉन पोलराइज्ड लाइफस्टाइल है। ये कंट्रीज दे डोंट केयर कि कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ओमान के अंदर भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, डिस्कशंस नहीं है इन चीजों के आप किस फिक्के के साथ हैं, किस फिक्के के साथ नहीं है, तो ऐसा कोई डिस्कशन वहां नहीं है। फिर एट द सेम टाइम अनपैरेलल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मेल्टिंग पॉट बने हुए हैं, यानी दुनिया से लोग आ रहे हैं, एक
एक ही माइंडसेट के लोग आ रहे हैं और सबके सब इमिग्रेंट हैं, इमिग्रेंट माइंडसेट है, इस वजह से ये जगह और अट्रैक्टिव हो गई है कि लोग एक दूसरे को नहीं बोल सकते कि ये किसकी जगह है, क्योंकि एट द मोमेंट ये किसी की भी जगह नहीं है, आप सबके सब इमिग्रेंट आए हुए हैं। अच्छा, दूसरा जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का सीन चल रहा है, उसमें मैंने कुछ फैमिली से मिला, मैं गया हुआ था शारजा, दुबई वगैरह, तो कुछ फैमिलीज जो है वो रेंटल इनकम पे रह रही हैं, मतलब उन्होंने प्रॉपर्टीज ले ली हैं और प्रॉपर्टी लेके उनको रेंट पे डाल दिया है और वो सिर्फ इंजॉय करती हैं। तो वहां पे ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रेंटल्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि वो लोग, बहुत सारे लोगों ने तो काम ही छोड़ दिया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये 6-7 चीजें हैं जो जीसीसी आपको ऑफर कर रहा है। आगे चलते हैं। तो जीसीसी जो कि पहले दुबई हुआ करता था कि दुबई इज अ सेफ हेवन, अब जीसीसी इज अ सेफ हेवन। और दुबई पहले वन डिश पार्टी थी, आप कहते थे अरे यार क्या करना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, क्या करना है, कहते दुबई चले जाओ, दुबई ले लो, दुबई ले लो। अब रियाद ले लो, अब दोहा ले लो, अब मस्कत ले लो, वो फैल गया, बढ़ गया। ये सबसे बड़ा चेंज जीसीसी के अंदर आया है। अब बात करते हैं कि ये जो नए सुल्तान है ये कौन है। इनका नाम है सुल्तान हेतम बिन तारिक, HBT, जिस तरह वो MBS है, मोहम्मद बिन सलमान, तो इस तरह से ये HBT है। और उससे इंस्टाग्रामेबल जगह है ओमान, अगर आप जाएंगे तो इतनी सारी नेचुरल ब्यूटी है ऑल अक्रॉस ओमान कि आप तस्वीरें खींचते रह जाएंगे। 3200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इनके पास, यानी 3200 किलोमीटर के बीचेस हैं इनके पास, जो कि खुद मुझे लगता है ओमानियों ने भी एक्सप्लोर नहीं किए होंगे। तो सर हमारे पास बड़ी, नहीं है, सॉरी, हमारे पास तो हमारे पाकिस्तान के पास 3200 नहीं है, आपको पता है 2600-2700 है। जी जी जी, हमारे तो देखें, हमारे इश्यूज फर्क है ना, यहाँ तो सिक्योरिटी का नहीं, इशू नहीं है आप ना। कितनी बड़ी इनके पास कोस्ट लाइन है, हमसे छोटी कंट्री है लेकिन कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमारे पास टोटल 2600 और 2700 की कोस्ट लाइन है। जी जी जी, लेकिन वो भी हमने यूज नहीं की हुई, मसला ये है वो हमारे तो साथ, सर हमारा तो हमने छोड़ कुछ देना। भी यूज नहीं किया, हाँ, अल्लाह ताला हमारा ने तो जो हमें छोड़ देना। नेमतें दी हैं वो हमने यूज ही नहीं की है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अच्छा, ये है जी नई रॉयल फैमिली ओमान की। अच्छा, जो पहले सुल्तान थे उनकी शादी नहीं हुई थी, तो ना उनकी बेगम थी ना उनके बच्चे थे। ये जो सुल्तान है, इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। और तो इस वक्त ओमान जो है ना वो एक अपनी रॉयल फैमिली को एंजॉय कर रहा है। फर्स्ट टाइम उनको एक पूरी रॉयल फैमिली मिली है, तो वो उसको बहुत एंजॉय कर रहा है। अच्छा, सुल्तान हेतम का बैकग्राउंड जरा देखते हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों को बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, मतलब मैं क्यों सुल्तान की बात कर रहा हूँ। बात ये कि अगर आप वहां के बादशाहों को नहीं समझते ना, जीसीसी के बादशाहत, क्योंकि वो वही गेम चेंजर है उस रीजन का। जिस तरह दुबई में जब आप जाते हैं तो सारा गेम शेख मोहम्मद के हाथ में है, इसी तरह से सऊदी अरेबिया जाते हैं तो MBS के हाथ में सारा गेम है, इसी तरह से ओमान के अंदर सारा गेम इनके हाथ में है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या हैं, इनका रुझान किस तरफ है, ये खुद हैं कैसे। जितना बेहतर आप किसी किंग को समझेंगे उतना ही बेहतर आप उस कंट्री को समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये वन मैन शो चलता है। तो सुल्तान का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो ये कि इस वक्त उनकी तकरीबन 70 साल उम्र है, 69 ईयर्स की एज है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। सुल्तान काबूस के दौर में मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज और कल्चर रह चुके हैं, और फॉरेन अफेयर्स में भी अंडर सेक्रेटरी रहे थे, और जनरल सेक्रेटरी जनरल थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, इन्होंने काम किया है। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज ये कि ये एक बिजनेसमैन है, और ये यानी टेक ओवर करने से पहले अपने बिजनेस भी रन कर रहे थे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बिजनेस जो है वो जो अबू धाबी का जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप है एक बिजनेस के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ओमान की रिलेशनशिप यूएई के साथ जो है ना वो कभी कभी नरम गरम रही है पीछे, लेकिन अब क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट है और फर्स्ट टाइम एवर सुल्तान हेतम अपनी रिलेशनशिप्स को टेंजिबली यानी कंट्री के लिए यूज कर रहे हैं। और अभी 4 महीने पहले गए हुए थे ये, तकरीबन कोई आई थिंक कोई 150 बिलियन डॉलर का सॉरी नॉट डॉलर, दरम का बिजनेस लेकर आए हैं ये यूएई से ओमान के लिए। तो इस वक्त सुल्तान हेतम खुद एक सेल्समैन बने हुए हैं, और वो जब विजिट पे जाते हैं साथ में बहुत सारे बिजनेसेस लेकर आते हैं।
तो ये है बेसिकली सुल्तान का बैकग्राउंड। अच्छा, ये सुल्तान जो है, इन्होंने विजन 2040 लिखा था सुल्तान काबूस के दौर के अंदर, और विजन 2040 जो है वो सर्टेन चीजों पे फोकस कर रहा है, और ये 20 साल का ब्लूप्रिंट है ओमान का, जिसमें वो टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और माइनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन मैंने ये स्नैपशॉट उठाया था, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2040 तक नॉन ऑयल शेयर ऑफ जीडीपी जो है वो 90% पे लेके जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 68% इस वक्त रिलायंस है जीडीपी की, रेवेन्यू की, और उसको ये 10% पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये भी पब्लिक विजन है इनका, इन्होंने सारी चीजें अपनी डिफाइन कर दी हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया होता है कि यार एक कंट्री अपना मिशन, विजन, डायरेक्शन कैसे सेट करता है और किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि कंपनीज में तो आप लोग काम कर ही रहे होंगे, तो आपको कंपनीज का तो आइडिया है कि जी हर साल हमारा ये होता है, अगले साल ये होता है, हमारी जो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, अब हम इस डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं। तो कंट्री का भी समझने में बहुत मजा आएगा, और बड़ी लर्निंग्स हैं। जब मैंने स्टडी किया था इनको भी, दुबई को भी, कतर को भी, तो मुझे बहुत मजा आया था इनको स्टडी करने में। तो ये 10% पे जाना चाहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए हैं कि वो उन्होंने डाइवर्सिफाई करना है, फोकस इनका अब जो है वो रियल एस्टेट और टूरिज्म, इन चीजों पर है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओमान करने जा रहा है वो ये कि इनका टारगेट है 2050 का नेट जीरो का, कार्बन इमिशंस का। तो इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसमें नंबर 1 जो इनका जो टारगेट है वो है सस्टेनेबिलिटी का। तो अगर आप में से कोई सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है तो ओमान बहुत अच्छी मार्केट है इस वक्त सस्टेनेबिलिटी को फोकस करने की, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन पे बहुत फोकस कर रहे हैं और अपने आप को की प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर दुनिया के अंदर। और तकरीबन $multi-billion इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं बीपी के साथ, शेल के साथ, हाइड्रोजन के ऊपर। और साथ में इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिन पे भी काम हो रहा है, उसमें नंबर 1 चीज ये है कि यार ये हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, हर चीज सस्टेनेबल होगी, हर चीज सस्टेनेबल होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रियलिटी है, और अगर सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं गए या सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आप नहीं जाते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे बच्चों को इस दुनिया के अंदर रहना। अच्छा, ओमान में जैसे हमने जिक्र किया कि 3200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तो ऑब्वियसली ये लोग पानी के लोग हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनके पोर्ट्स हैं। और इन पोर्ट्स को ना ये एज अ फ्री जोन यूज कर रहे हैं। और फ्री जोन का मतलब ये कि सारे टैक्स फ्री जोन हैं, मिनिमम 25 ईयर्स का कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, वैट नहीं होगा, इस तरह की। तो इन्होंने फ्री जोन स्टैब्लिश कर दिए मुख्तलिफ जगहों पे। सोहार में किया है इन्होंने, मस्कत में किए हैं, इसके अलावा सलाला में किया है फ्री जोन, और साथ में एक नया पोर्ट बन रहा है, ये बन चुका है ऑब्वियसली, अब वहाँ डेवलपमेंट चल रही है दुकुम के नाम से। तो उस पोर्ट में भी इन्होंने ये फ्री जोन इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और ये फ्री जोन वही फ्री जोन कॉन्सेप्ट है जो कि दुबई ने जबल अली के थ्रू किया था। दुबई को बदलने वालों में जो ट्रिगर थे वो 3 चीजें थी। एक तो वो जो थोड़ा बहुत ऑयल निकला जब दुबई के पास, तो उसने इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट के अंदर, तो उसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई और जबल अली पोर्ट बनाया। तो इसी तरह से ओमान भी जो है पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और ओमान एयर का सीईओ चेंज हुआ है, आई थिंक इस साल चेंज हुआ है, लास्ट ईयर के एंड में चेंज हुआ है। तो ये इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी एयरलाइन को भी अपग्रेड करने में, क्योंकि इनको पता है कि एयरलाइन के बगैर जो है वो इनको वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये 3 पॉइंटर्स हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के, सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्री जोन के ऊपर। अच्छा, ऑब्वियसली यंग जनरेशन है। अब ये जो यंग जनरेशन है, इसको एजुकेशन, स्किल, इन सब चीजों की जरूरत है, तो उस पर ये बहुत फोकस कर रहे हैं। पैसा रहा पीछे, तो आप आना जाना रहा है इन मुल्कों में, तो आपको आइडिया है कि पैसे ने काफी लोगों को ना मेहनत नहीं करने दिया।
तो इनके जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा मेहनती नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑयल मनी। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और ऑब्वियसली वो फुल पुश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से मेन स्ट्रीम में एंटर हो सके। साथ में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। द वे दे डू गवर्नमेंट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से जो कि गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी चेंज हो गए। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब फॉर लाइफ नहीं है। 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, और ये मेजर शिफ्ट है ओमान का, क्योंकि इससे पहले ये सोचा जाता था कि वो गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है तो बस अब जब मरेंगे तभी खत्म होगी वो नौकरी। लेकिन दैट थिंग हैज बीन चेंज्ड नाउ। अच्छा, इकोनॉमी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमी हर चीज का ड्राइवर होती है। उसके बाद फिर हम जरा लोगों के बारे में बात करेंगे कि ओमान के लोग कैसे हैं, और फिर अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि ऑयल और गैस सिग्निफिकेंट है। ये जो मैंने निकाला है जीडीपी का जो चार्ट है, ये मुझे एक्यूरेट नहीं लगता, बट ये मुझे मिला था। लेकिन जो नंबर्स मेरे पास हैं उसमें तकरीबन 68 to 70% रिलायंस उसके ऊपर है। बाकी देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग 10% है। यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कंस्ट्रक्शन जो है वो अब स्टार्ट हुई है, रियल एस्टेट धड़ाधड़ स्टार्ट हुआ है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट की खड़ी हुई है इनके पास। सर्विसेज सेक्टर में टूरिज्म पे बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा, इनका फोकस जो है ना वो है एंटी दुबई। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये एंटी दुबई क्या है? मतलब जो दुबई है वो ओमान नहीं होगा। तो वो लोग जो दुबई को पसंद नहीं करते, मूव होना चाहते हैं लेकिन दुबई नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां की लाइफ बहुत तेज है, बहुत ओपन है, और महंगा हो गया है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत जो है वो मैच्योर हो गई हैं। उनके लिए ये जगह बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, क्योंकि एक तो ये मार्केट वर्जिन मार्केट है। ये मार्केट खुली ही नहीं है, फर्स्ट टाइम एवर अब खुल रही है ये मार्केट। साथ में जो ये वेस्टर्नर्स हैं ये यहाँ पे आते हैं आउटडोर टूरिज्म के लिए। बीचेस का मैंने आपको जिक्र कर दिया, वो माउंटेन्स हैं इनके पास, जबरदस्त किस्म के माउंटेन्स हैं। फिर इनके पास वो हैं, क्या कहते हैं, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, वो मौजूद है इनके पास। तो नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो इनके पास ठीक ठाक मौजूद है, और जमीन बेतहाशा मौजूद है। तो ये इसी को लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम इसको प्रमोट करें और अपनी यूनिक पोजीशन क्रिएट करें टूरिज्म सेक्टर के अंदर। तो दुबई का जो एंगल है कि वो उन्होंने सब कुछ मैन मेड किया हुआ है, ओमान जो है वो नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट कर रहा है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग स्टैट है, आई थिंक ये जनवरी का था, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 का स्टैट। 97% इंक्रीज इन न्यू बिजनेस रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना। 4.5 लाख कंपनी रजिस्टर हुई है और 97% इंक्रीज हुआ होगा। 97% इंक्रीज हुआ तो मतलब अगर कोई 10,000 कंपनी रजिस्टर हुई हैं तो वो डबल हो गई हैं। तो इसलिए हो गई हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर ओमान ने जो कफील की रिक्वायरमेंट थी, यानी लोकल पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट थी, वो उन्होंने खत्म कर दी है। और ये काम दुबई ने किया था आज से 20-25 साल पहले। दुबई उसी वजह से यहाँ पहुंचा। ओमान ने एग्जैक्टली यही काम किया है और उन्होंने कहा है कि आप आ जाइए, आपको लोकल ओमानी की कोई जरूरत नहीं है, आप 100% ओनरशिप के ऊपर अपनी कंपनी बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कि कह रहे थे कि यार आप दुबई नहीं जा सकते, दुबई महंगा हो गया है, दुबई बहुत मैच्योर हो गया है, तो वो आप ओमान की तरफ आ रहे हैं। तो ये स्टैट्स बड़े इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक और जी, कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं कोई? अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें तो बहुत अंदाजा है एफडीआई का, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट थी एफडीआई, लेकिन हमें मिल नहीं पा रही। ओमान का जो एफडीआई है वो इस साल कोई 8.2% इंक्रीज हुआ है, 27 बिलियन ओएमआर तक गया है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ओमान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपए में अगर देखूं तो मेरे ख्याल 750 रुपए का एक ओमानी रियाल है, 750 रुपए का। और अगर मैं यूके के 2 पाउंड देता हूं तो मुझे एक ओमानी रियाल मिलता है। यानी ये इकोनॉमी है उनकी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 27 को 2 से, अगर आपको इस पे चाहिए तकरीबन 54 बन जाएगा ना। 54 बिलियन पाउंड की बात हो रही है यहाँ पे, जो डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, और वो तकरीबन 8.2% ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिमिलर पीरियड लास्ट ईयर के, तो जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि कितनी एफडीआई जो है अब ओमान में आ रही है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैंने आपको पहले बताया था कि ओमान ने लोन ले लिया था और तकरीबन 70% लोन टू जीडीपी रेशियो था इनका। अब ओमान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, गवर्नमेंट खुद भी बहुत इन्वेस्ट कर रही है, पैसे तो चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के, राइट? बट ओमान को ना ये जो लोन है ना ये खल रहा है, क्योंकि ओमानी ने पहले लोन लिया नहीं था, मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं है लोन से। ये फिर वही पाकिस्तान का जिक्र आ जाएगा कि पाकिस्तान वाले बड़े कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो समझते हैं हमें तो वापस ही नहीं करना होगा लेकिन ओमान में ये सिचुएशन नहीं है, और ओमान ने अपना जो लोन तो जीडीपी रेशियो है वो 68% से उठा के वो 33.9% पे लेकर आ गए। ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, आधा कर दिया इन्होंने 4 सालों के अंदर। तो लोन भी कम कर रहे हैं अपना, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि जैसी आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी दुनिया आपको पैसा देगी, राइट? और पैसा देगी कि आप पैसे टाइम पे वापस कर देते हो। तो क्रेडिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ओमान रिवर्ट बैक कर चुका है पिछले 3 सालों के अंदर, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि थर्ड पार्टीज क्या सोच रही हैं ओमान के बारे में। मूडीज कह रहा है कि जी स्टेबल है, Baa1 और Baa2 का उसने उसको रैंक दिया है। फिच कह रहा है BB+ है, आउटलुक स्टेबल नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P कह रहा है, अगेन रिवाइज किए, BB+ B स्टेबल है। तो ये तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आर हैप्पी विद ओमान, जो जिस तरह से ओमान प्रोग्रेस कर रहा है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है? IMF। व्हाट इज IMF सेइंग? तो ये तो 3 निकला कर दिया, ग्रीन लाइट दे दी है ओमान को। यहाँ पे एक चीज मैं राइट वापस आता हूँ उस पर। राइट, IMF कह रहा है कि 2025 में 4.1% एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ। बाय द वे यूएई की जो ग्रोथ एक्सपेक्ट हो रही है वो 4.2% है, यूएई की, यहाँ दुबई भी है, और यहाँ पे ओमान की 4.1 एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 के अंदर, जो कि ओमान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और नॉन हाइड्रोकार्बन ग्रोथ को 3.2% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो IMF ने भी इसको हमें क्लियर करके दिया है। अच्छा, किसी भी जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि यार लोग यहाँ से भाग रहे हैं या लोग यहाँ आ रहे हैं। एक मिनट, राइट, तो लोग आ रहे हैं या लोग जा रहे हैं? अच्छा, पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा लोग पिछले पीरियड में आए हैं, तकरीबन 2,27,000 लोग ऐड हुए हैं पोस्ट कोविड, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है। 5.3 मिलियन की पॉपुलेशन हो गई है ओमान की। तो ये भी जबरदस्त साइन है कि जिस तरह से दुबई में लोग आए जा रहे हैं, यूएई में लोग आए जा रहे हैं, ओमान में भी लोग आए जा रहे हैं, और तकरीबन 2,27,000 बंदा आया है पिछले 3 सालों के अंदर पोस्ट कोविड। तो अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा ओमान को डिफाइन कैसे करेंगे। हर मुल्क की एक डेफिनेशन होती है ना, पाकिस्तान को कैसे डिफाइन करेंगे, दुबई को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि जरा देखें सही ओमान को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे मैंने लिखी है, देखें। तो ओमान जो है ना इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट मॉडेस्ट पीपल। आप में से अगर कुछ लोग ओमानियों को जानते हो तो आपको ये आइडिया होगा कि ओमान के लोग जो हैं वो जीसीसी में सबसे मुख्तलिफ लोग हैं, और बहुत हम्बल हैं, ग्राउंड टू अर्थ हैं, और बहुत फ्रेंडली हैं। और ये बड़ी यूनिक चीज है ओमानियों में एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द रीजन। जहां पे भी सऊदी अरेबिया जाएंगे, कतर जाएंगे, यूएई जाएंगे, वहां के जो लोकल्स हैं वो और ओमानीज, जमीन आसमान का फर्क है एटीट्यूड के अंदर। तो एक तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, दूसरा ये कि जो कल्चर है ना उसको बहुत होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, जबकि दुबई नेबर है इनका, है ना। तो आपको इन्फ्लुएंस तो नजर आना चाहिए था ना वहां पे, लेकिन ओमानीज ने अपना कल्चर बहुत होल्ड करके रखा हुआ, बहुत ज्यादा ट्रेडिशन को होल्ड किया हुआ है। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट जीसीसी कंट्री है, नोन फॉर इट्स बीचेस, माउंटेन्स, डेजर्ट एंड नेचुरल ब्यूटी, जैसे मैंने बताया था आपको। अच्छा, जिसने अभी अपना बिजनेस खोला है इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए। तो अगर आप रियल एस्टेट के लिए देख रहे हैं तब अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का,
और अगर आप बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं तब भी बड़ा अच्छा टाइम है। अच्छा, और रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, ऑयल जा रहा है। तो ये है डेफिनेशन जिसमें ओमान के सारे की पॉइंट्स निकल कर आ गए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था लिंक्डइन के ऊपर कि ये ओमानी जो हैं वो इतने फ्रेंडली क्यों हैं, क्योंकि जब तक आप हिस्ट्रीज नहीं पढ़े तो आपको लोगों के क्यों का पता नहीं चलता। और मेरा फैसिनेशन क्यों के साथ बहुत है, हर चीज में लाइफ में करता है क्यों। तो मैंने जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे आइडिया ये हुआ कि बेसिकली ओमानी जो है ना वो एक सिंगल कौम नहीं है, ये बलोची हैं। गवादर यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ओमान। ये बलोची हैं, ये ईरानी हैं, ये अरबी हैं, ये इंडियंस हैं, ये अफ्रीकन्स हैं। तो ये कुछ 6-7 कौमें मिलकर ओमानीज बने हैं। तो इनका जो टॉलरेंस लेवल है ना एक दूसरी कौमों के साथ, वो बहुत ज्यादा हाई है। दूसरे ये कि ये क्योंकि इनकी लोकेशन समंदर के ऊपर है, तो ये पानी के लोग हैं और ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पे इनका इंटरेक्शन जो है वो इतना ज्यादा रहा है दूसरी कौमों के साथ, और इन पे लोगों ने मतलब पोर्चुगीज ने रूल किया, यूके ने रूल किया इनके ऊपर, तो इन पे रूल भी बहुत होता। तो इन्होंने बहुत सारी बातें सीख ली, और सीखने के बाद बहुत कल्चर्ड हो गए और बहुत समझदार हो गए। और एक जमाने में ओमानी एम्पायर जो थी वो गवादर भी उसका पार्ट था, बंदर अब्बास जो पोर्ट है ईरान वो भी उसका पार्ट था, कतर पार्ट था, यूएई पार्ट था, और ये नीचे मंबासा तक जाती थी, अफ्रीका तक जाती थी। तो ये इतनी बड़ी मैरी टाइम एम्पायर थी ओमान की। तो ये पानी के जो है ना, पानी के बादशाह लोग हैं ये लोग। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट हैं दूसरी कौमों के साथ। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ओमान में जो रूलिंग फैमिली है वो 17 आई थिंक 49 से रूल कर रही है, यानी ये 9th जनरेशन है जिनके बादशाह हैं। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी हाई है इनकी। और दूसरी ये कि ये जिस सेक्ट से बिलोंग करते हैं मुसलमानों के, वो है इबादी सेक्ट। अच्छा, इबादीज जो हैं वो ना तो सुन्नी हैं और ना ही शियाज हैं। और आपको पता है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरे रीजन के अंदर, वो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें पता नहीं सीरिया का कबाड़ा कर दिया, इराक का कबाड़ा हो गया, वो बुरा हाल है जंगों का। बट समहाउ ओमान जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ ना ही ईरान से और ना ही सऊदी अरेबिया से। तो यहाँ पे जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो सबसे ज्यादा हाई है पूरे एज कम्पेयर टू द रीजन। तकरीबन कितनी 16,000 मस्जिदें होंगी, और उन मस्जिदों में आप किसी भी मस्जिद में जाके किसी भी तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं। कोई आपके साथ सवाल जवाब नहीं होता कि कहाँ है, कौन सा सेक्ट है, क्या सेक्ट है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तो रिलीजियस टॉलरेंस बहुत हाई है ओमान के अंदर। अच्छा, ये आर्टिकल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ये इसमें सारे पीछे रीजंस लिखे हुए हैं कि ओमानीज अगर अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं। क्योंकि वो आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, किसी मुल्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वहां के लोग हैं ना। तो अगर वहां के लोग ही अच्छे नहीं है तो मुल्क कैसा भी हो, तो वहां जाके तो आप रह ही नहीं सकते अगर लोग आपको वेलकम ना करें। अच्छा, अब जरा हम इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि आपको ओमान क्यों पसंद आएगा। आपको ओमान इसलिए पसंद आएगा क्योंकि इस्लामिक कल्चर है, बहुत हिस्टोरिकल जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही कल्चर्ड और वेरी इस्लामिक एनवायरनमेंट है वहाँ का। क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये 4th रैंक करता है इंटरनेशनली। ये इंडेक्सेस हैं डिफरेंट, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके। 4th रैंक करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। यहाँ की लाइफ की स्पेस जो पेस है वो स्लो है, यानी जैसे कहा था ना एंटी दुबई है, तो ये एंटी दुबई है। तो दुबई जितना फास्ट है इतना ही ओमान जो है वो स्लो है। अच्छा, आपको जो पैसे आप खर्च करेंगे, सिमिलर पैसे अगर आप दुबई में खर्च करते हैं तो आपको कम चीजें मिलती, यहाँ पैसे खर्च करेंगे आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी चीजों की, क्योंकि यहाँ चीजें एज कम्पेयर टू दुबई सस्ती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप मीडियम रिस्क टेकर हैं तो ये अच्छी मार्केट है। लेकिन ये अगर आपको बहुत ज्यादा वो चाहिए ना, रेवेन्यू सॉरी रिटर्न्स चाहिए कि जो जी चढ़ गई, उसके लिए ये मार्केट नहीं है। क्योंकि दुबई में देख रहा था, इमार साउथ में 3 बेड टाउन हाउस आज से 4 साल पहले 8 लाख का था, और इस वक्त 1.8 1.9 का है।
तो डबल हो गई है 4 साल के अंदर उसकी प्राइस, बिकॉज द वे दुबई इज डूइंग इट, राइट। तो दुबई के अंदर ये फिनोमिनल चीजें मिल जाती हैं आपको कि जी 100% आपका ग्रोथ हो गई, ये सब चीजें हो गई। लेकिन ये मार्केट जो है ना, ओमानी मार्केट, ये बड़ी स्टेबल मार्केट होगी और बहुत आराम से ग्रो करेगी। तो अगर आप क्विक रिटर्न्स के चक्करों में कि यार मैं जरा 3 साल में कर लूं, 2 साल में कर लूं, तो उसके लिए ये मार्केट जो है वो इतनी ज्यादा आइडियल नहीं होगी। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत अच्छी है। दूसरी ये कि आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ओमानी रियाल जो है वो पैग हुआ हुआ डॉलर के साथ, तकरीबन $2.6 का एक ओमानी रियाल है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर के साथ पैग हो जाएगी। और इस वक्त आपको पता है वो जो मनी डिवैल्यूएशन हुई हुई है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी जो अर्निंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएं डॉलर के साथ। अच्छा, 5 घंटे की ड्राइव पर है मस्कत से दुबई, और वीकेंड पे लोग, एयरपोर्ट भरा होता है वीकेंड पे, लोग वीकेंड पे दुबई चले जाते हैं, बहुत रश होता है एयरपोर्ट के ऊपर। तो दुबई इज वेरी क्लोज बाय, मेरे ख्याल से 50 मिनट्स की फ्लाइट होगी, जहाज चढ़ता है और उतरता है। सेकंड मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मुख्तलिफ लोग रहते हैं तो मल्टीकल्चर तो है ही, उतना मल्टीकल्चर नहीं है जितना दुबई। हेलो, अच्छा, जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो लीजर एक्टिविटीज हैं, उस ज्यादातर जो हैं वो उस लेवल की नहीं है जो दुबई की हैं। दुबई में जैसे मैंने कहा वो तो मैन मेड बनी हुई है, ओमान के अंदर उस तरह की बनी हुई नहीं है जो लीजर एक्टिविटीज हैं। उसके बाद बिजनेस ओनरशिप 100% अवेलेबल यहाँ पे भी, इवन दुबई वगैरह के अंदर भी। अच्छा, कॉर्पोरेशन टैक्स है वो $100,000 से ऊपर अगर आप कमा रहे होंगे तो 9% है। $100,000 मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, अगर $100,000 से ज्यादा प्रॉफिट है आपका तो 9% टैक्स है, उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 9% नहीं, सॉरी आई एम रॉन्ग, 9% तो यूएई का है, इनका 15% है, 15% टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स इनका यूएई से थोड़ा ज्यादा है, बट इनकम टैक्स अभी नहीं है, ना कैपिटल गेन टैक्स है, ना रेंटल टैक्स है, वैट 5% है। बट दुकुम के अंदर जो कि एक नया पोर्ट बन रहा है, वहां पे इन्होंने वैट फ्री भी किया हुआ है, सो अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ओमान की, वो ये कि ओमान की किसी से लड़ाई नहीं है। ओमान जो है वो मैंने शायद स्क्रीन पहले आपको बताई थी, ये देखें आप, वो पढ़िए हेडलाइन क्या है, सुल्तान काबूस हु ट्रांसफॉर्म्ड ओमान इनटू अ रीजनल पावर ब्रोकर। जितनी दोस्तियां होती हैं ना इस रीजन की, वो मस्कत के अंदर होती हैं। दोस्तियों से मेरी क्या मुराद है, ये पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट से भरा पड़ा है। इस रीजन के अंदर ईरान की लड़ाई है अमेरिका के साथ, इजराइल की लड़ाई है सबके साथ, सऊदी अरेबिया की लड़ाई है कतर के साथ, कतर की लड़ाई है सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये जितनी लड़ाइयां हैं, ये यमन के साथ, ये जितनी लड़ाइयां हैं, इनकी जो दोस्तियां होती हैं वो मस्कत में होती हैं। तो ओमान वाहिद कंट्री है इस रीजन का जिसका काम दोस्तियां कराना है। ये किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होते, और इन्होंने सबकी इन्वेस्टमेंट्स अपने अंदर कराई हुई। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसा कंट्री चूज कर रहे हैं जिसका पॉलिटिकल एंगल है किसी जगह का, यानी जैसे फर्स्ट अगर हम कतर की बात करें, कतर का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंगल है, तो अगर आप जाते हैं और कतर में इन्वेस्ट करते हैं और कल उन्होंने फिर लड़ाई कर ली सऊदी अरेबिया से, फिर लड़ाई कर ली यूएई से, आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो जो पॉलिटिकल चीजें हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और ओमान वाहिद कंट्री है इस रीजन का, मैं समझता हूँ यूएई के बाद, यूएई भी बहुत ज्यादा न्यूट्रल है इस चीजों के अंदर, के बाद जो है वो ओमान इज नंबर 1। और इसको ये क्या कहते हैं, ओमान इज कंसिडर्ड एज द स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट। ये देखिए, ओमान को स्विट्जरलैंड है दोस्तियों के लिए। हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू का आर्टिकल ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो अगर आप आना चाह रहे हैं और आप किसी ऐसे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो आपको इस वक्त ये जरूर देखना होगा कि इनके कोई पॉलिटिकल मसले तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टर्की की अगर हम बात करें, टर्की की बड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब है। लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट्स की थी, लोगों ने वहां पे पासपोर्ट्स ले लिए, लेकिन क्योंकि टर्की इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीजनल पॉलिटिक्स, तो वो तो काफी बुरी हालत है वहां पे टर्की के अंदर। सो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओमान इज वेरी क्लीन
कि आपको यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे हाई मिलेगी, और हर कंट्री की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है यहाँ पे। अमेरिका की भी हुई हुई है, यूएसए की भी, सॉरी यूके की भी हुई हुई है, ईरान की भी हुई हुई है। ईरान से बेहद दोस्ती है इन लोगों की, और अब तो बल्कि ईरान की जो गैस है वो ओमान के थ्रू बिकेगी दुनिया में। अच्छा, रिटायर होने के लिए बहुत ही जबरदस्त जगह है। बहुत सारे लोग आजकल जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट की बहुत अच्छी जगह है। कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास ओमान की दिखाने को। ये ओमान है। ये सलाला है। ये जन्नत बन जाता है खरीफ सीजन में, मानसून में जन्नत बन जाता है, और भरा हुआ होता है लोकल टूरिस्ट से, लोकल और रीजनल टूरिस्ट से। रिटायरमेंट के लिए क्यों जन्नत है? रिटायरमेंट के लिए इसलिए जन्नत है क्योंकि काम इन क्वाइट है ना, लाइफ बड़ी स्लो है, और ये लोग बड़े रिलैक्स लोग हैं। तो जो आपको भागदौड़ नजर आती है ना दुबई के अंदर, जैसे न्यूयॉर्क में या लंदन में, वहां भागदौड़ आपको नजर नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही काम इन क्वाइट जगह है। अच्छा, वाटर स्पोर्ट बहुत है, स्नॉर्कलिंग, ये सब, टर्टल्स के साथ आप स्विम कीजिए। फिर पहाड़ों का मैंने जिक्र किया, जबल अख्दर, अल हजार माउंटेन की रेंज है इनके पास। तो ये अब इस वक्त बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं यहाँ पे रिजॉर्ट्स लॉन्च करने में। अनंत तारा एक ऑलरेडी एक रिजॉर्ट है बहुत मशहूर, वो यहाँ पे मौजूद है इनके जबल अख्दर में। ये अनंत तारा की तस्वीर है। ये इनकी कम्युनिटी है। ऑरस्कॉम जो डेवलपर है, इसका पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट है 18। ऑरस्कॉम की कंपनी है मुरिया, इस्लामाबाद में तुर्किश 18। कंपनी है। जी 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 जी। तो वो उनकी एक कंपनी है यहाँ मुरिया के नाम से ओमान के अंदर। तो ये उनकी कम्युनिटी है जबल सिफा। पाकिस्तान बेस्ट डेवलपमेंट बाय 18। पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट की है उन्होंने 18 ने की है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद, लोग जाके देखें तो वो माइंड ब्लोइंग है। जी जी जी। ये इजिप्शियन ग्रुप है, तो जी बिल्कुल इजिप्शियन है। और उन्होंने काम किया। जी जी। पहले ये मोबिलिन को भी ओन करते थे। ओके। अच्छा, ये वो ऑब्वियसली वही तस्वीरें हैं उनके सहराओं की। ये मस्कत का कॉर्निश है। तकरीबन 16,000 मस्जिदें हैं ओमान के अंदर, 16,000। अच्छा, ये है नया मस्कत। ये तस्वीर नजर आ रही है आपको? ये नया मस्कत है। और जो तस्वीर आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, ये मुस्तकबिल है मस्कत का। ये डाउनटाउन बना रहे हैं, एक छोटा सा पीस ऑफ दुबई बना रहे हैं, राइट इन द हार्ट ऑफ मस्कत। अल ख्वैर वहां का सिटी सेंटर है नए मस्कत का, और वहां पे अब ये डेवलपमेंट होने वाली है। और अब ये डाउनटाउन बना रहे हैं तो कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई है। लोग कह रहे हैं अरे हम दुबई बन जाएंगे, हम ये हो जाएगा। बट कहने की बात ये है कि भाई आपको तो अगर अट्रैक्शन चाहिए तो हर चीज ऑफर करनी पड़ेगी ना लोगों को। तो कुछ लोगों को, जिस तरह अभी रिटायरमेंट का जिक्र है, तो जिस तरह से बहुत सारे लोगों को ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो रिटायर होना चाहते हैं, तो वो ओमान ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करना चाहता है जो यंग है, ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करना चाहता है जो एंजॉय करते हैं ये सारी एक्टिविटीज। तो एक पीस जो है वो क्रिएट कर रहा है, उसका नाम है अल ख्वैर डाउनटाउन, जो कि ज़हा हदीद एक बहुत इराकी फर्म है जो डिजाइन करती है, उन्होंने डिजाइन किया है अल ख्वैर डाउनटाउन। और ये अगले साल के मिड में लॉन्च होगा। ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है इन्होंने, लेकिन लॉन्च जो है खरीदने के लिए अगले साल के मिड में। अच्छा, अब ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं इसकी, ये मैं इसको स्किप करूंगा। अच्छा, हम थोड़ा सा रियल एस्टेट का जिक्र करते हैं। रियल एस्टेट बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है। वो ये कि इनकी जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो गिरी हैं पीछे। और ये आप हेडलाइन देख रहे हैं, ओमान रियल एस्टेट सेक्टर कंटिन्यूज टू स्लाइड। तो मार्केट जो है वो नीचे गई है, विच मींस कि इन्वेस्टर के लिए ये आइडियल टाइम है मार्केट में घुसने का, क्योंकि मार्केट जो है वो चढ़ नहीं रही बल्कि नीचे गई है। और जो ऑफ प्लान मार्केट है वो तकरीबन 12% इंक्रीज हो गई है। सो ये इसके थोड़े से मैंने पॉइंट्स अलग अलग किए थे। जो अपार्टमेंट्स हैं रेडी टू मूव, मस्कत हिल्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है वो, वहां पे तकरीबन प्राइसेस गिरी हैं। मुसन्नम में गिरी हैं प्राइसेस, और वही कह रहे हैं कि ये नॉर्मल ब्लिप है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट की प्राइसेस गिरी हैं, इसका मतलब है कि यही टाइम है एंटर होने का मार्केट के अंदर। और जो ऑफ प्लान है, ऑफ प्लान ये कि जो इंस्टॉलमेंट में आप पे करते हैं
डाउन पेमेंट पे करते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जैसे मस्कत बे हो गया, जबल सिफा हो गया, यती हो गया, आइडा हो गया, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो 12% इंक्रीज हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट खुद रियल एस्टेट में कूद गई है। हाँ मोहसिन भाई, जी जी वैसे अप्रोक्स, सॉरी मैं सवाल, आप रियल एस्टेट का है तो मैं तो आपसे बहुत सवाल करूंगा ना। जी जी पूछिए। ये ओमान में अब जैसे अप्रोक्स क्या पर स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स के रेट होते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम? यार जैसे देखें, इस वक्त जो सबसे सस्ता है वो आपको पड़ेगा कोई 650 ओमानी रियाल पर स्क्वायर फीट का, पर पर स्क्वायर स्क्वायर मीटर। पर पर स्क्वायर स्क्वायर मीटर, इट मीन्स, हाँ, बिल्कुल। पर स्क्वायर मीटर। ये और ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी नया सुल्तान हेतम सिटी लॉन्च हुआ है, यानी सुल्तान ने अपने नाम से ओमान का सबसे बड़ा $10 बिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसकी जो प्राइसेस हैं वो ओवरऑल कम है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्राइसेस। तो वहां पे 650 700 के पर स्क्वायर 700 ओमानी रियाल पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो एवरेज है वो 1000 है, 1000 का एवरेज जो है 1000 है। अच्छा, तो ये मार्केट को, ये प्रेडिक्शन है कि इस वक्त $4.38 बिलियन की मार्केट है 2024 में और 2029 तक ये $6.8 बिलियन की हो जाएगी, जो कि 50% इंक्रीज है। और हर साल 10% 9% ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैटेगरी ग्रोथ होगी इसकी। तो ये एक्सपेक्टेड चार्ट है रियल एस्टेट की ग्रोथ का। अच्छा, राइट, अब थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं रियल एस्टेट को। ये 3 रीजन है, मस्कत ऑब्वियसली मेन रीजन है, फिर दुकुम पोर्ट है और फिर सलाला है। ये 3 मेजर रीजन है जहां पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं खरीदने के लिए। इनमें ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं मस्कत के अंदर। तो अच्छा, जिस तरह से फ्री जोन्स हैं दुबई के अंदर, दुबई में भी आप हर जगह प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, सिर्फ फ्री जोन में खरीद सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने वो रीजन्स बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उसको आईटीसीज कहते हैं। और ये आईटीसीज जो हैं ये इन्होंने डेडिकेट किए हुए सर्टेन एरियाज के अंदर। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त आईटीसीज के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे एज अ फॉरेनर आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सुल्तान हितम सिटी, जिन्हें मैंने जिक्र किया कि ये सुल्तान ने खुद लॉन्च किया है और अपने पैलेस के सामने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट। फिर अल-मौज है, ये दुबई का डेवलपर है, माजिदुल फुतैम। जो आप सिटी सेंटर जाते होंगे ना, शारजा सिटी सेंटर, डेरा सिटी सेंटर, अल फुतैम ने ओमान में पहले लॉन्च किया अपने प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट के एज कम्पेयर टू यूएई के। अच्छा, उसके बाद अल ख्वार डाउनटाउन आने वाला है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अभी उन्होंने असाइन नहीं किया किसी को। मस्कत बे ईगल हिल्स वालों का प्रोजेक्ट है। ईगल हिल्स है वो अबू धाबी की कंपनी है, जिसमें जो ईमार का सीईओ है उसके शेयर हैं। ये अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट है। सस्टेनेबल सिटी दुबई की इन्वेस्टमेंट है, डायमंड्स डेवलपर है। आइडा सऊदीज डेवलपमेंट है, बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, 3400 विलास का प्रोजेक्ट है। और ट्रंप जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रह चुका है, उसकी कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे आइडा के अंदर। मैंडरिन ओरिएंटल, ये भी ईगल हिल्स का प्रोजेक्ट है। जबल सिफा मुरिया, ये ऑरस्कॉम 18 वालों का प्रोजेक्ट है, इजिप्ट का मुरिया। फिर मस्कत हिल्स एक और प्रोजेक्ट है, लाविया रेजिडेंस। और फिर अपटाउन कॉम, या ये लोकल डेवलपर है इनका। तो ये कोई 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोजेक्ट मस्कत के हैं। 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो दुकुम के अंदर है और 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो इसके हैं सलाला के। सलाला जो है वो आप समझे ये एक रिजॉर्ट, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ओमान का, और हॉलिडे होम्स के लिए बहुत पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ बेताशा लोग जो हैं वो छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं। अच्छा जी, कुछ स्नैपशॉट दिखा दूं मैं आपको प्रोजेक्ट्स की। दुबई से कम आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये है माजिदुल फुतैम का प्रोजेक्ट अल-मौज। ये मस्कत में आ रहा है, यही वाला अल-मौज जो ये आ चुका है। ये तो अब आए हुए 20 साल हो गए हैं इसको। ये तो अपनी एक्सटेंशन लॉन्च करता है और आज लॉन्च करता है और परसों खत्म हो जाती है। ये मोस्ट डिजायरेबल कम्युनिटी है ओमान की। ये मस्कत हिल्स का प्रोजेक्ट है एक। ये मैंडरिन ओरिएंटल समंदर के सामने प्रोजेक्ट है ईगल हिल्स वालों का। ये आइडा है सऊदीज का प्रोजेक्ट। हैंगिंग स्वीट्स हैं, ये होटल है। ये सस्टेनेबल सिटी है। यहाँ पे फॉर लाइफ कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, क्योंकि हर चीज रिसाइकिल होगी।
ये जबले सिफा है, ये वो 18 वालों का प्रोजेक्ट है, मुरिया वालों का। ये अलखोया डाउनटाउन है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अगले साल आएगा, अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी जो इनकी वो अगले साल आएगी। दुकुम में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक मेसन स्क्वायर का प्रोजेक्ट है और ये एक स्काईलाइन दुकुम है। यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है दुकुम के अंदर, ये एक नया पोर्ट भी बन रहा है, ये आपको मिल जाएगा तकरीबन कोई 3 लाख AED का, 3 लाख दरहम का, 3 लाख दरहम का जी। वो अभी आपने एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया था जिसमें आप कह रहे थे सस्टेनेबल सिटी है और उसमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होगी फॉर द लाइफ, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मजीद? यार ये एक पूरा एक शहर बना रहे हैं, इसका नाम इन्होंने सस्टेनेबल सिटी रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये इनके पास मरीना भी है, इनके पास अपार्टमेंट्स भी हैं, यहाँ ये सारे विलाज भी हैं, फिर यहाँ स्कूल भी होगा, यहाँ पे एक लैब बना रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो ये एक बिल्कुल ही ना और ये बना जो रहे हैं, वो मैं लोकेशन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी अच्छा, ये जिस तरह कराची वाले जो है ना वो हॉक्सबे दौड़ते हैं वीकेंड पे, ऐसे ही है, जब छुट्टी होती है तो कहते हैं चलो जरा बाहर निकल जाए कराची से। इसी तरह से मस्कत के लोग जो है ना वीकेंड पे इस पट्टी पे आ जाते हैं, इस पट्टी के ऊपर। और ये जो पट्टी है ये हॉलिडे स्ट्रिप कहलाती है, ये पट्टी जो है हॉलिडे स्ट्रिप कहलाती है मस्कत की। अच्छा, ये अगर आप करीब हैं तो आधे घंटे का रास्ता है मस्कत से, और अगर आप दूर हैं, जैसे जबल सिफा है वो थोड़ा दूर है नीचे जाके जबल सिफा, तो तकरीबन घंटे का रास्ता है यहाँ से मेन मस्कत का। तो ये सस्टेनेबल सिटी जो है ये बेसिकली तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव पर है मस्कत से। और इसकी लोकेशन बहुत ही, ये देखें आप, पहाड़ है और पहाड़ के दरमियान इन्होंने ये जगह निकाली हुई है, ये देखें। और ये अगले साल दिसंबर में लॉन्च डिलीवर हो जाएगा, ये देखें। और इधर प्राइसेस क्या है? हाँ अच्छा, प्राइसेस राइट, एक मिनट ठहरिएगा, मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा यार, सस्टेनेबल सिटी आपको, मैं 2 बेड की अगर बात करूं तो तकरीबन मिलेगा, आप कनाडा के अंदर है ना, तो जी। आपको मिलेगा $5 लाख का 2 बेड, कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर्स, 5,03,000 का कैनेडियन डॉलर, टोटल सारी चीजें मासूम मिला भाई, साइज क्या होगा 2 बेडरूम का वहाँ? यहाँ पे साइज होगा जनाब, जो पर स्क्वायर मीटर ये लिखा हुआ है 120 स्क्वायर मीटर है 120 स्क्वायर मीटर जी, अप्रॉक्स स्क्वायर मीटर, तकरीबन हो गया ये 1200 स्क्वायर फीट। 2 स्क्वायर फीट, बिल्कुल 1300 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट। ठीक है। वो वापस हम आ जाते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल। ये मेरे पास इनके स्टैट्स बने हुए, वैसे कुछ चीजों के नजर आ रहे हैं ना आपको, ये रेट क्या है, कितना है, ROI कितना है, प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है, तो डेटा तो सारा अवेलेबल है। सो अब ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और दुबई लेवल क्वालिटी है। तो यहाँ का मैं आपको बता रहा था कि दुकुम के अंदर अगर आपको प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी पूरे GCC के अंदर दुकुम में मौजूद है, जिसमें रेजिडेंसीज आ रही हैं। और ये रेजिडेंसीज आपको 3 लाख दरम से मिल जाएंगी। 3 लाख दरम का मतलब हुआ, अगर मैं डॉलर्स में कर दूं तो तकरीबन 30,000 जी, तकरीबन $80,000 की आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी, जिसमें पोटेंशियल जो है दुकुम का वो
सही है, मैं लेकिन जो और यहाँ पे रिफाइनरी भी लगा दिया है, इंडिया भी आ गया, बहुत कुछ हो चुका है। हम एक अलग सेशन दुकुम पे कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है इस पूरे पोर्ट सिटी का, जो कि बिल्कुल यहाँ पर है। आप देखिए इसकी लोकेशन जो है। तो आपने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी बोलें। आपने बताया था, कितना बताया था रेजिडेंसी जो है उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ओमान के अंदर? यार ओमान में ये एडवांटेज है कि ओमान में उन्होंने कोई मिनिमम बार नहीं दिया हुआ। जैसे अच्छा। अगर आप दुबई जाते हैं ना, दुबई में मिनिमम बार ये है कि अगर 7.5 लाख दरम की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, 7.5 लाख दरम की, तब वो आपको इन्वेस्टर वीजा देंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी आईटीसी में हो, मतलब उसकी लोकेशन आईटीसी में, आप खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी की प्राइस कोई भी हो, तो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना, उस पे भी आपको मिल रहा है जी, यानी 3 लाख दरम पे आपको मिल जाएंगे। कुछ भी हो, ऑफिस हो। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ओमान, क्योंकि ओमान को ये पता है ना कि वो जानते नहीं है ना लोग उसको, ओमान इतनी मशहूर जगह नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने भी प्राइसेस को ना इस लेवल पे किया हुआ है कि भाई, और ये प्राइसेस जो है ना पहले थी 2.5 मिलियन दरम थी पहले ओमान की, 2.5 मिलियन से उठ के ये दरम पर आ गए। तो 90% प्राइस करा दिए ओमान ने अट्रैक्ट करने के लिए, 90%। और यहाँ वैट भी नहीं है, आपको वैट नहीं पे करना। मौसम में इसका जैसे दुखम में अप्रॉक्स जो एक आइडियल उन्होंने आरओआई दिया होगा जो डेवलपर ने कि जी ये आरओआई होगा जब ये प्रॉपर्टी ऑन वो हो जाएगी, कंप्लीट होगी, पोजीशन पे होगी, तो उसका आरओआई अप्रॉक्स इतना आएगा। तो ये क्या वहां पे आइडियलाइज किया है इन्होंने? यार वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उनसे दो ऑफिसेस खरीदते हैं, ठीक है जी, 2 ऑफिसेस आपने खरीद लिए, 3 साल तक डेवलपर आपको 8% नेट आरओआई देगा जेब से। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस का हाल है वहां का डेवलपर का कि आप मुझसे 2 ले लीजिए, मैं आपको अपनी जेब से 8% नेट दूंगा 3 साल तक। और अगले साल अगले साल अप्रैल में ही प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। ये तो बहुत पावरफुल और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वो है कि आरओआई जो है वो फ्रॉम द डे ऑफ उससे स्टार्ट कर दिया इन्होंने। जी, डेवलपर साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ, और 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 80%। अगले साल डिलीवरी है। मैं सामने इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो सामने मौजूद है ना आपके, ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है दुकुम का जो प्रोजेक्ट है ये, इसमें ये 20 बिल्डिंगें बन रही हैं, जिनमें से 2 बिल्डिंगें जो अगले साल डिलीवर हो जाएंगी। अच्छा मौसम भाई, ये मस्कत से कितना दूर है दुकुम शहर? 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 5.5 तकरीबन आप समझ लो अप्रोक्स 5 घंटे की ड्राइव। जी 5.5 ड्राइव तो अगर आप मजे से जाएंगे तो 7.5 घंटे लगेंगे आपको, रुका के जाएंगे, लेकिन वैसे मस्कत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओमान का मस्कत में ही है या दुकुम में भी है? दुकुम में अगले साल प्लान कर रहे हैं अपग्रेड का, एयरपोर्ट का अपग्रेड, एयरपोर्ट का अपग्रेड। मस्कत का एयरपोर्ट देखा है आपने? नहीं, मैं इत्तेफाक है ओमान नहीं गया, ट्रैवलिंग अ लॉट, बट नहीं मैं ओमान मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है मुझे। ये मस्कत का एयरपोर्ट है ये। मौसम भाई, मैं ओमान गया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2007 में सिर्फ वीजा ट्रांसफर करने गाड़ी घुमा के वापस दुबई आ गया था। एक जमाने में जब आपको वीजा ट्रांसफर होता था जी मैं आइडिया है मुझे, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे हत्ता का और फिर वापस चले जाते थे। जी बिल्कुल। तो 2007 में मेरी कंपनी थी दुबई यूएई में, तो मैं सिर्फ घूम के बाद, क्योंकि ओमान उस वक्त समझ ही नहीं आता था कि यार ये तो बड़ी बोरिंग जगह है, क्या यहाँ घूमेंगे, वापस घूमो घर चलो। अब बहुत बदल गया। नो डाउट सर, मुझे बिल्कुल इसके बारे में पता है। अभी ये 2018 में नया एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। ये देखें, ये पार्किंग है सिर्फ। तो नहीं सर, ओमान बहुत डिफरेंट बनने जा रहा है। और मैं बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब हमने सारी ये प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात कर ली, अब हम जरा इस पे बात करेंगे चैलेंजेस क्या होंगे आप लोगों को। चैलेंजेस बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि एक्सपर्ट्स के साथ ना, क्योंकि उनका जो चैलेंज है वो ये कि लोकल लोगों को नौकरियां देना, ठीक है। तो आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं ना, आपको इस चीज पे बड़ा फोकस करना होगा कि मेरी जो वर्कफोर्स होगी वो किस तरह की होगी,
क्योंकि ओमान की कोशिश ये है कि आप तकरीबन 30 to 40% वर्कफोर्स जो है वो ओमान में रखें, और ओमानी वर्कफोर्स रखने का मतलब ये है कि वो उतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होंगे जितना आपकी दूसरी वर्कफोर्स प्रोडक्टिव होती है। तो एक तो ये चैलेंज है, जो अगर आप वहाँ पे बिजनेस खोलने जा रहे हैं या जॉब्स के लिए जा रहे हैं, जॉब्स भी आपको एंट्री लेवल जॉब्स तो भूल जाइए, आप स्पेशलाइज्ड जॉब्स आपको वहां पे मिलेंगी, और वो स्पेशलाइज्ड जॉब ही आपको को वो करने देंगे। जो बेसिक मीडियम लेवल जॉब्स हैं, जो बेसिक एंट्री लेवल जॉब्स हैं, वो तो सिर्फ ओमानियों के हाथों में। तो एक तो ये बहुत, पाकिस्तान में जाता हूं तो मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है, सिर्फ अमीर लोग रह सकते हैं पाकिस्तान में, बट ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी वहां ज्यादा है। दूसरी ये कि ऑयल की इकोनॉमी ऑब्वियसली है, तो वो अपना टाइम लेके शिफ्ट होगी, एकदम से शिफ्ट नहीं होगी, तो वो आपको रखना पड़ेगा कि अगर ऑयल की प्राइसेस गिरती हैं तो उसका इम्पैक्ट ओमान पे पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, घूमने फिरने के हिसाब से कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है दुबई की तरह। दुबई तो आप जाएं तो बस घूमते ही रहें, इतनी चीजें हैं और इतना कुछ करने को है वहां पे, और पैसे भी आपके बोरी भर के होने चाहिए घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे ये है कि बोरी भर के पैसे तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन ये नेचुरल सीन बहुत है यहाँ पे, यानी अगर आप आउटडोर के शौकीन हैं तो ये कमाल जगह है आपके लिए, सैंड ड्यूनिंग के लिए, उन चीजों के लिए। ठीक है, अच्छा, ट्रैफिक कंजेशन भी कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, लेकिन ऑब्वियसली उस लेवल का ट्रैफिक कंजेशन नहीं है जो शारजा और दुबई का है। वो तो नेक्स्ट लेवल का कंजेशन है। यहाँ पे भी कंजेशन होता है, लेकिन उतना नहीं, इतना खराब नहीं है, बट एनीवे कंजेशन तो हर जगह में, खास मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हर जगह ही मौजूद है। साथ में ये कि जो जो रेगुलेटरी चीजें हैं ना, उसके अंदर क्योंकि गवर्नमेंट है ना इन्वॉल्व, वन मैन शो है, तो वो कोई ये नहीं है कि आप उसको चेंज करा देंगे या लॉ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी ऐसी है कि वो आपको वो मार्जिन रखना होगा अपने बिजनेस को प्लान करते हुए या जॉब को प्लान करते हुए कि यार अगर कोई चीज चेंज हो, कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। दूसरे ये कि आपको जो हेल्थ केयर है वो आपको प्राइवेट लेनी होगी, तो आपको पर मंथ उसका जो इंश्योरेंस होता है उसका पे करना होगा, क्योंकि जो हेल्थ केयर है वो लोकल ओमानिस के लिए तो फ्री है, और थोड़ी सी चार्ज भी करते हैं डिपेंडिंग किस लेवल की सर्विस है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो फ्री नहीं है। कल्चर और सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब वो तो खैर मैं समझता हूँ अच्छी बात है। जैसे अब दुबई आप जाते हैं तो वहाँ तो कभी कभी लगता है कि लंदन में घूम रहा हूँ मैं, दुबई की तो वो सिचुएशन है ना। यहाँ नहीं है इस तरह का, यहाँ पे वो इतना ज्यादा ओपन कल्चर नहीं है। आपको चीजें सब नजर आएंगी, यानी कि वो ऑब्वियसली फॉरेनर्स हैं तो स्कर्ट्स भी, ये सब चीजें नजर आएंगी, लेकिन कोई ओवर द बोर्ड आपको नजर नहीं आता वहाँ। अच्छा, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे अब चीजें खुल रही हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई एजुकेशन अवेलेबल नहीं है अगर हम दुबई वगैरह के साथ कंपेयर करें, क्योंकि दुबई में तो बेताशा यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी खुल गए। ओमान के अंदर ये काम अभी चल रहा है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपको जरूर मेक श्योर करना होगा कि जो बच्चों की स्कूलिंग वगैरह है वो बहुत अच्छे स्कूलों में हो, तो वहाँ ऑप्शंस लिमिटेड हैं। ठीक है, और 10वीं चीज ये है कि ओमान की जो लोकेशन, सॉरी मस्कत की, अगर आप मस्कत जाते हैं, क्योंकि चांसेस तो ये है कि मस्कत ही एंड अप होंगे आप, तो मस्कत के अंदर जो उसकी लोकेशन है उसमें ये पीछे की जो पूरी स्ट्रिप है ना, ये पहाड़ है सारे, ये सारा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ है मस्कत के पीछे। तो जब बारिश होती है ना तो फिर पहाड़ों से पानी आता है, तो मस्कत को ना ये अब ठीक कर रहे हैं वादी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको हम अपने जमाने में नाले कहते होंगे, जैसे लियारी नदी है हमारी, तो इस तरह से ओमान बहुत कोशिश कर रहा है कि मस्कत के अंदर बहुत सारे लियारी नदियां ऐड करे, ताकि जब बारिशें हो ना तो फिर इम्पैक्ट ना आए। और अब जब से ये दुबई में बारिशें हुई थी तो ये बेचारे सब हिल गए और सब एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं अपनी नई डेवलपमेंट कि वो बिल्कुल इस चीज को एड्रेस करे कि कल को अगर बारिशें ज्यादा हो जाएं, कुछ हो जाएं, तो ये शहर जो है ना सस्टेनेबल हो सके। सर तो जैसे ये बरसाती नाले जिन्हें कहेंगे, ये उसको वादी कहते हैं, वहाँ वादियों का नाम वादी। मशहूर है। वादी हम नाले कहते हैं ना, लियारी नदी, नाला वाला, ये वो उसको वादी कहते हैं। तो वहां पे वो वादियों पे ना, और फिर ये इस तरह का है कि जिस तरह आपने वो देखा ना स्पेन के अंदर वो जो बुल फाइटिंग होती है और फिर वो जो लोग भागते हैं और फिर बुल उनके पीछे भागते हैं, इस तरह से यहाँ पे जब बारिशें होती है ना तो ओमानी आगे भागते हैं और पानी पीछे से आता है, तूफान के पानी। वीडियोस आती थी बिल्कुल। ये भी स्पोर्ट है वहां का एक। तो क्योंकि वो पानी पहाड़ों से आता है ना, तो उस प्रेशर से आता है वो, तो फिर लोगों की डेथ भी हो जाती है उसके अंदर। तो एनीवे, तो आई एम डन जनाब। मैंने जो कुछ आप लोगों को बताना था ओमान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता दिया। अब वी आर ओपन, आप जो सवाल करना चाहें वो कीजिए।
सर मेरे ज्यादा सवाल है, मैं आखिर में करूंगा। जी जी, बाकी लोग पहले करें। जो सवाल करना चाहे बिल्कुल, और हम अलग सेशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल, एतजाज बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैन भाई क्या हाल चाल है? जी जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी सऊदी अरेबिया मस्कत आपको नेक्स्ट कमिंग अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी अब क्लियर आ रही है? जी जी बोलिए। जी मैं कह रहा था कि सऊदी अरेबिया क्रिकेट में है, मस्कत अपने आप को कहाँ देखता है? मैंने आपकी पूरी एवरीथिंग इज गुड। यार आप अगर लिख देना, आपकी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है, आप लिख दें, नोट में लिख दें, मैं फिर वो सवाल पढ़ ओके दूंगा। हाँ, सवाल पढ़ दूंगा। इन द मीन टाइम कोई और सवाल करना चाहता है? हाँ, मौसम भाई वहां पे अगर हम एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं किसी भी पर्पज के लिए, फर्ज करें मैं रियल एस्टेट की कंपनी है, मैं कंपनी पहले रजिस्टर्ड करा रहा हूँ, तो अप्रोक्स वहां पे क्या एक्सपेंस है एक लाइसेंस लेने का? जैसे दुबई में लाख सवा लाख धर्म पड़ता है, अगर आप शहर के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराने, फ्री जोन में नहीं शहर में, तो आप मुझे दोनों का बताइएगा कि फ्री जोन में इमरान ये है एक्सपेंस एक कंपनी रजिस्ट्रेशन के, और शहर में ये एक्सपेंस है कंपनी रजिस्ट्रेशन के। जी जी, अच्छा, दरअसल जो फ्री जोन्स है ना, उसमें थोड़ी सी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वहां पे वो जो टैक्स फ्री है, वो 25 साल तक कोई टैक्सेस नहीं पे करना, वैट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करते हैं जब आप सेटअप पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप मेनलैंड में, यहाँ मेनलैंड कहलाता है और फ्री जोन्स कहलाते हैं। तो मेनलैंड जो है, बिल्कुल दुबई जैसे, जैसे दुबई में, दुबई जैसे मेनलैंड है ना, तो मेनलैंड में जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं, तो यहाँ पे सिलसिला ये है कि यहाँ पे टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, 15% कॉर्पोरेट टैक्स है। कंपनी की जो कॉस्ट है वो तकरीबन, मैं समझता हूँ एक वीजे के साथ कोई 1000-1500 रियाल की होगी, यानी 15,000 दरम में कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी। 15,000 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। 2 साल के बाद आपको फिर सर्टेन चीजें उसकी रिन्यू करानी होंगी, 2 साल तक का होता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो अच्छा प्रोसेस, वो सब चीजें तो बहुत आसान कर दी है उन्होंने। अच्छा, जो कंपनी में अगर फ्री जोन में रजिस्टर्ड करता हूँ जैसे, तो वही दुबई वाला कानून है कि वो कंपनी का मैं ऑफिस शहर में नहीं खोल सकता, मेन सिटी के अंदर, जैसे दुबई में होता था। मुझे अगर शहर में कोई अपना रियल एस्टेट ऑफिस खोलना है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन शहर वाली कंपनी की अलग लेनी पड़ेगी, ऐसा ही है सर? वो समझे, दुबई जो है ना, वो काबा है उनका। ठीक हाँ है, वो जो दुबई में हो रहा है, वो आगे पीछे पूरे रीजन में हो रहा है। सऊदी अरेबिया में भी यही हो रहा है, कतर में भी यही हो रहा है, इधर भी बिल्कुल यही यही हो हो रहा रहा है। है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मोहसिन भाई, जो जी इनका जो वो है अपना लैंड डिपार्टमेंट, जैसे दुबई का है, जीवा है, लैंड डिपार्टमेंट है, जो मस्कत का लैंड डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिफॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग की है बाय लॉस के हिसाब से। जैसे आपको याद होगा 2007-8 में जब दुबई में बूम आया, उस वक्त जो दुबई का जो लैंड डिपार्टमेंट ने रिफॉर्म नहीं किया था, तो बड़ा वहां पे कोलैप्स हुए, बड़े फ्रॉड्स हुए। ऑन सही पेपर है। जो है पूरी पूरी बिल्डिंग बेच जाते थे हिलते हुए पेपर के ऊपर। तो इन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म्स किए हैं ऐसी, उनको देख के कि यार उधर तो बड़े यार, यहाँ की इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट आपकी पार्टनर है। मीन्स वो एस्क्रो अकाउंट स्टाइल कैसे? ओमरान जो है ना, ओमरान, OMRAN, जी ओमरान जो है वो गवर्नमेंट का विंग है रियल एस्टेट और टूरिज्म का। ठीक है, सही है, आप कोई भी मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे ना, वो प्रोजेक्ट में सही है। उमरान साथ है आपके। यानी जो प्रोजेक्ट मैंने आपको सारे बताए हैं, कि जो मैंने 10 प्रोजेक्ट आपको हाँ, मस्कत के बताए हैं सारे, ये सब में उमरान है। यानी ग्रेट। प्राइसेस ये वो इतनी कंट्रोल्ड हैं हर चीज, मॉनिटरिंग कि कोई भी अगर मॉनिटरिंग का मार्केट में कोई चीज जा रही है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो गवर्नमेंट उसको अप्रूव ना करे। तो जो छोटा मोटा काम है ना, उसके लिए वो इस वक्त उनकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग इस वक्त सबसे ज्यादा काम कर रही है। वो इस वक्त सारे बिल्डिंगों के कोड चेंज कर रही है, रीजोनिंग कर रही है। क्योंकि पहले ना सुल्तान काबूस के दौर में ये होता था कि
ओमानियों को ये सस्ते में जमीन देते थे। तो जब ओमानी आते थे कहते थे यार हमें जमीन चाहिए, तो वो कहते थे अच्छा तुम्हें जमीन कहाँ चाहिए, वो कहते थे मैप खोलो, तो वो मैप पे चले जाते थे। फिर कहते थे यार अच्छा करो यहाँ दे दो, अच्छा 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 यहाँ दे दो। तो भाई इन्होंने ऐसे दी है जमीनें, यानी सड़क पहुंची नहीं है, घर बना दिया उन्होंने। ओमानी ने अपना घर बना दिया, सड़क नहीं पहुंची वहां, सड़क नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि भाई इसको हम रीजोनिंग कर रहे हैं। रीजोनिंग का मतलब एक फैमिली जो है, एक फैमिली यानी मियां बीवी 2 बच्चे है ना, इनको जिंदगी में जो जरूरत पड़ती है ना, जिन जिन चीजों की, स्कूल की, पुलिस स्टेशन की, हॉस्पिटल की, पार्क की, शॉपिंग एरिया की, जो जो जरूरत पड़ती है इस पूरी फैमिली को, वो 15 मिनट के डिस्टेंस पर होंगे। 15 मिनट से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि हम ब्लॉक हो जाएंगे, यानी हमारी पॉपुलेशन डबल होने वाली है। तो हम जो है हम सड़कें भर देंगे अगर हमने लोगों को सड़कों पे निकाला। तो वो गाड़ियों को कह रहे हैं नेसेसरी इवल, और वो कह रहे हैं कि अब कोई मेजर सड़कें ओमान में नहीं बनेंगी। ये वो मुल्क कह रहा है जहां पे वो जो है ना गाड़ियां, वो 5-5 लीटर के इंजन है उनके, लैंड क्रूजर्स और वो सारे। जो दुबई के फॉल्स थे उसको ये जो है अपने मुल्क में वो कर रहे हैं कि हाँ जी दुबई में ये चीजों की प्रॉब्लम थी तो हमें ना आया इन फ्यूचर। हाँ, ये देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत अच्छी। मैं आपको बताऊं सर, मैं आपकी इस मीटिंग से मुझे ओमान के लिए मेरा विजन मजीद क्लियर हुआ है, और मैं तो आपसे अलग एक सेशन करूंगा टोटल रियल एस्टेट पे। बाकी जो जितने भी हजरात हैं वो अपनी जो सवाल हैं करें। तो इनका आपका मतलब है मैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट भेजूंगा ओमान विजन 2040 का। सबसे इंपॉर्टेंट है उस विजन को पढ़ना। एक दफा आपने विजन पढ़ लिया, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। मौसम भाई, ये जो वहां पे लैंड दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी है, आपने बताया जैसे 18 को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो इसका क्राइटेरिया यही है कि वहां पे जो कंपनीज आ रही हैं जो बहुत बढ़िया बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेके आ रही होंगी रियल एस्टेट की, ये उनको वहां पे दे रहे होंगे। जैसे दुबई में आपको याद होगा अजमान और दुबई में ऐसा हुआ था शुरू में कि दिया उन्होंने जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी को एक पूरा सोसाइटी दी, फिर उस कंपनी ने वो सोसाइटी के प्लॉट छोटे छोटे डेवलपर्स को दे दिए। ऐसे ही हुआ है, आपको याद होगा, ऐसे ही है, यही हुआ। तो जैसे एक जो मास्टर डेवलपर था उसने फिर एक नॉर्मल डेवलपर्स को प्लॉट दे दिए। तो क्या किसी पाकिस्तानी ने लिया है ऐसे ही कोई किसी बड़े डेवलपर ने हमारे पाकिस्तान से कोई लिया है वहां पे ओमान में कोई प्लॉट या प्रोजेक्ट? आवाज नहीं आई मौसम भाई मुझे। लेकिन ये जो आप सब डेवलपर्स की बात कर रहे हैं वो वाला काम तो डेफिनेटली हो रहा है ना, क्योंकि बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई एक आध कंपनी तो कर ही नहीं सकती। तो ये मास्टर डेवलपर कोई और होता है और फिर नीचे नीचे छोटे छोटे डेवलपर्स होते हैं। ये ऐसे ही सिलसिला है। छोटे डेवलपर, अब उनमें कुछ डेवलपर जो हैं कतरी डेवलपर हैं कुछ। जी सर, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर जैसे ये दे रहे हैं नीचे छोटे जो मास्टर डेवलपर, फिर उसके बाद जो डेवलपर्स को दे रहा है, और ये अगर किसी भी इसकी इन्होंने कोई बाउंडिंग्स नहीं रखी है किसी नेशनलिटी की, तो सर पाकिस्तान से अगर, जैसे मैं जो अपने एक विजन देख रहा हूँ, पाकिस्तान से अगर जो लैंड डेवलपर्स जाएंगे तो कितने यहाँ पाकिस्तानी हैं जो वहां काम करना चाहेंगे। जैसे आपको पता होगा दुबई को बनाने वाले अजमान को सबसे ज्यादा डेवलपर्स पहुंचे थे वो हमारे पाकिस्तानी थे, यानी आजमान को बनाया हमारे पाकिस्तानियों ने। सारे 150-200 पाकिस्तान से डेवलपर थे जिन्होंने वहां 1 घंटे में पूरा आजमान सिटी ले लिया था। तो ये तो इनके लिए एक नया शहर है, तो वहां अगर वेलकम और इस तरह की चीज होती है तो आधा पाकिस्तान में उठ के चला जाएगा। मैं आपको सच बताऊं जो हालात है इस वक्त हमारे काम के पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो पाकिस्तानियों को विजिट वीजे नहीं मिलते। जी बिल्कुल, मैंने इस पे पढ़ा था कि आपको कंपनी वगैरह या किसी से कंपनी का, जब भी मैंने आपसे पूछा था कि कंपनी खोलनी पड़ती है ना, जी जी वो आपको जरूरी है। जी वो खोलनी पड़ती है। तो ये कि बिल्कुल पाकिस्तान से नियरेस्ट है, और ये कि जबान का कोई इशू नहीं है। बहुत सारे ओमानियों को हिंदी आती है, उर्दू में बातचीत करते हैं। खाने पीने के इशू नहीं है, माहौल बड़ा जबरदस्त है। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, खवातीन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गाड़ियां चलाती हैं, सीईओज हैं कंपनीज की। कोई मसले मसाइल जो बाकी रीजन में होंगे वो यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे 12 साल हो गए हैं ओमान में काम करते हुए, 12 साल। और
और हमने बहरीन में भी काम किया है, कतर में भी किया है, दुबई के अंदर भी काम किया है, लेकिन जो मजा हमको यहाँ पर आया है ओमान में, खासकर लोगों की वजह से, ऐसा पूरे जीसीसी में नहीं आया है। तो ये मेरा स्पेशल कनेक्शन है उसके साथ, ओमान के साथ मेरा। अच्छा, ये कुछ सवाल हैं। एक तो एतजाज ने किया है और उसके बाद फिर फुरकान मैं जरा ये पहले एतजाज का सवाल पढ़ के जवाब दे दूं, फिर आपका सवाल हम हैंडल करते हैं। वो कह रहे हैं, हाउ डज ओमान perceive its own economic and business environment compared to Saudi Arabia approach to attracting multinational? एब्सोल्युटली, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने मुझसे किया है। देखिए, बात ये है कि जैसे मैंने कहा ना, ये बुफे हो गया है। पहले तो वन डिश पार्टी होती थी, अब हो गया बुफे। अब इस बुफे के अंदर ना हर चीज डिफरेंट है। किसी को चावल पसंद है, किसी को हलीम पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो अब यहाँ पे ना वो वैरायटी आ गई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं जाना चाहते, वट एवर रीजन। लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग जो हैं वो शारजा जाके रहना चाहते हैं, मतलब दुबई में काम करना चाहते हैं लेकिन दुबई में रहना नहीं चाहते, शारजा में रहना चाहते हैं। इसी तरह से रासुल खैमा में कसिनो आ रहा है, आप लोगों को शायद पता हो, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, तो ऑडियंस जो है ना वो एक डायरेक्शन में नहीं जाती। हर ऑडियंस के अपने अपने पॉइंटर्स होते हैं। तो अब पहले दुबई होता था या सिंगापुर होता था या हांगकांग होता था, अब दुबई के साथ अबू धाबी खड़ा हो गया है, शारजा खड़ा हो गया है, रासुल खैमा खड़ा हो गया है, ओमान खड़ा हो गया है, कतर खड़ा हो गया है। लेकिन अब इसको स्टडी करना जरूरी है कि क्या ओमान आपको सूट करता है या नहीं करता। ओमान बिल्कुल सऊदी अरेबिया नहीं है, और ना ओमान बनना चाहता है सऊदी अरेबिया। ओमान का अपना एक सिलसिला, एक स्टाइल है, उसको कंटेन कर रहा है, वो उनकी स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज कर रहा है। सऊदी अरेबिया बहुत मुख्तलिफ ओमान के। और जो आप बात करें मल्टीनेशनल कंपनीज की, एब्सोल्युटली सऊदी अरेबिया किसी और तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, किसी और तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक तो ये था। दूसरे थे स्ट्रेटजीज इज ओमान एम्प्लॉइंग टू रिमेन कंपेटिटिव सऊदी अरेबिया इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, इनका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तो उस वक्त होता है ना जब आप एक ही चीज ऑफर कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ चीजें हैं इनकी अपनी। अब पहले सिर्फ क्योंकि दुबई होता था तो अब हम समझते थे कि सिर्फ दुबई है तो फिर कोई और आएगा तो कंपटीशन शारजा दुबई का कंपटीशन नहीं है, या दुबई का कंपटीशन अबू धाबी नहीं है। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं वो कभी भी अबू धाबी नहीं जाएंगे, और जो लोग रासुल खैमा में रहना चाहते हैं वो कभी भी ओमान नहीं आएंगे। तो दरअसल दुनिया से लोग बहुत सारे निकल रहे हैं, तो अब सब अपने प्रोज एंड कॉन्स को रिव्यू कर रहे हैं, और अब ये देख रहे हैं कि यार मुझे क्या चीज सूट करती है। अब बहुत सारे लोग, जैसे अभी कुछ हमारे जानने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं ओमान के अंदर, तो वो इसलिए मूव हो रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को वेस्ट कल्चर के अंदर नहीं ग्रो करना चाह रहे। तो जब जिक्र हुआ दुबई वगैरह का, तो वो कहने लगे कि नहीं, हमें दुबई नहीं जाना। अगर दुबई जाना है तो मैं सिडनी क्यों छोड़ूं, मैं सिडनी में रहूं ना, अगर मुझे दुबई जाना है तो लोग दुबई नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओमान बताएं। जब हमने ओमान स्टडी किया, कहते ओमान तो बड़ी जबरदस्त जगह है, हाँ ओमान हमें जाना है, ओमान उनको पसंद आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ताल्लुक कराची से है ना, मुझे दुबई बड़ा अच्छा लगता होगा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे कराची भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ओमान बहुत पसंद है, मुझे स्लो जगह जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह इस्लामाबाद वाले लोग हैं, उनको दुबई कैसे पसंद आएगा, क्योंकि लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद वाले बहुत सारे लोगों को जो है वो ओमान पसंद आ रहा है, क्योंकि ओमान जो है ना इस्लामाबाद की तरह का की जगह है। तो आई थिंक वो अब आपके वैरायटी आ गई है। अब आपको ये देखना है कि मैं जो हूं वो क्या पसंद करूंगा। अब आपको अपनी पसंद को रिफाइन करना होगा, और हर कंट्री को स्टडी करना होगा एज ए सब्जेक्ट जाने से पहले। कोई भी जगह दुबई नहीं बन रही, दुबई जैसा कोई और जगह है भी नहीं। दुबई जिस स्टेज पे खड़ा है, उस स्टेज पे दूसरी जगहों को पहुंचने में बहुत टाइम है, और बहुत सारी जगह है वो बनना भी नहीं चाहती, वहां पहुंचना भी नहीं चाहती। ओमान बहुत यूनिक है और एंटी दुबई है इस वजह से। चलें, एतजाज ये जवाब हो गया। अब है इन्होंने एक सवाल खोलता हूँ, हाथ रेस किया था, किसने किया था? फुरकान ने। जी फुरकान प्लीज। फुरकान ने किया था मेरे पास जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सारे बहन भाई जो भी है इसके अंदर ग्रुप में? जी सब खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या सवाल है आपका? जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ रही है आवाज।
अच्छा, मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, और मुझे तो इसका ग्रुप मेंबर का नहीं पता, ना मैं सारों के नाम पढ़ सकता हूँ। खैर, सबको सलाम हो मेरा। और मुझे थोड़ा सा मशवरा ये चाहिए था, और सवाल भी था कि मेरा तकरीबन 13-14 एक्सपीरियंस है इसमें, आईटी में, टेलीकॉम में, नेटवर्किंग में। ठीक है। और मैंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था अपने होम कंट्री से, पाकिस्तान से किया था, फिर मैं दुबई चला गया था। और जो दुबई के यहाँ पे मेरे भाई हैं, उनको पता होगा मैं इत्तिसलात में काम करता रहा वहाँ पे ना। अच्छा। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं न्यूजीलैंड चला गया कुछ अरसे के लिए। और जो आप अभी कुछ डिस्कशन कर रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले ठीक से है। और दूसरे कंट्री के हवाले से, वो मूव होना चाह रहे हैं अरब कंट्री में, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कल्चर था। और मेरी पोजीशन भी इतनी कोई बेहतर नहीं थी कि मैं ओवरऑल दुबई में ज़्यादा कमा रहा था कंपेयर टू न्यूजीलैंड। तो मेरा प्रोजेक्ट भी 6-7 माह का था, और मैंने 6-7 माह में कंप्लीट किया, और फिर मैं वापस आ गया। और तकरीबन अब 1.5 साल से जो है ना, मैं कुछ अच्छी पोजीशन पे सेट नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभी मैं एक जो सबसे मेरा जो बैड एक्सपीरियंस है, मैंने थोड़ा बहुत कतर में भी किया काम। और मेरा बड़ा भाई कतर एविएशन में है, उसके अंदर इंजीनियर है, तो उधर भी थोड़ा सा काम किया। और अभी सऊदीया, मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि नियम में आपको जॉब हो जाएगी टेलीकॉम में, और आप आ जाए। मैं तकरीबन 1 साल 4 माह वहाँ पे वेट करता रहा। वो कहते हैं कि आपके काम ट्रांसफर होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन इन माई एक्सपीरियंस, जितना भी मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे सबसे गंदा जो कंट्री है ना, वो सऊदीया लगा, सबसे गंदा। और मेरा कैरियर जो है ना, सऊदीया ने यकीन करा मेरा खराब करके रख दिया। मैं वहाँ न्यूजीलैंड से एक दोस्त को अप्रोच किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके, उसने कहा आप आ जाए, इकामा लेके आए, आपको फौरन ही आपका जो ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब मैं वहां पे पहुंचा, वो कंपनी अभी रेड में है, अभी ग्रीन नहीं, अभी रेड नहीं, अभी ये हुआ, वो हुआ। खैर, मेरे इकामा भी एक्सपायर हो गया, मैं ब्लैक लिस्ट हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं ऐसा कुछ बुरी तरह फंसा ना वहां पे। मैं बड़ी मुश्किल से वापस जो है ना, अभी पाकिस्तान पहुंचा हूँ रिसेंटली, 2-2.5 में हो गया। लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी अरब कंट्री में जाऊँ, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से नुकसान पे नुकसान कर रहा हूँ। तो ये मशवरा था। इसमें और दरअसल वो तो आपको अभी बड़े कुछ, स्पेसिफिक। जी, क्योंकि आप मेरा कुछ कह रहे एक्सपीरियंस ज्यादा रिलेटेड टू दुबई है, मैंने तकरीबन 9 साल जो है ना, मैंने दुबई में गुजारे हैं ऑल ओवर। क्योंकि मेरी फील्ड जॉब थी, मैंने अबू धाबी, दुबई, शारजा, उम्मुल कीन, रासुल खैमा, ये सारे। और न्यूजीलैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फील्ड जॉब थी, न्यूजीलैंड भी मैं 6-7 माह में अच्छा खासा घूम फिर के आया हूँ। थोड़ा बहुत कतर में काम किया, फिर इधर गया अभी। बट राइट नो कंडीशन क्या है कि मैं वो जो एक शौक होता है ना, वो जो सऊदीया वाला 1.5 साल का, वो अभी मेरे से, मैं जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। और अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों, दुबई के वीजे बंद है, और कतर के भी आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप कोई इतने हालात अच्छे नहीं है। बट आई नो मैं क्या करूँ अभी, जो आप सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कि किधर जाना चाहिए मुझे। देखिए, अब सारा गेम जो है ना, वो कॉन्टेक्ट्स का है, ताल्लुकात। तो आपका जो नेटवर्क है पीछे, ओके, जितना माशाल्लाह 10-15 साल का आपका एक्सपीरियंस है, उसमें जितने लोगों को आप जानते होंगे, आप उन्हीं के थ्रू एंटर हो सकते हैं। क्योंकि जिन फील्ड्स की हम बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी फील्ड्स वो सैचुरेट हो चुकी हैं, और लोग अब अपनी अपनी उन चीजों को प्रेफर कर रहे होते हैं जिन लोगों को वो जानते हैं। या तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है आजकल एआई के ऊपर, चैट जीपीटी, ओके, जनरेटिव एआई, हाई एंड अगर कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, तो रिक्रूटर्स आपको उठा लेंगे। लेकिन अगर आपके पास वो वैसा प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं है जो दुनिया चाहती है, तो उसमें फिर आपको नेटवर्क यूज करना होगा अपना। तो ये है मेरी तरफ से मशवरा, ये है। बाकी दूसरे भाई कोई और मशवरा दे सकते हैं। ओके। मौसम भाई, आप जैसे बता रहे थे ना कि ओमान वाले बड़े फ्रेंडली हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, शायद आपको नहीं पता हो। मैं बेसिकली, मेरा 2004 से गवादर का काम है ना, मेरा गवादर में प्रोजेक्ट है, अपनी कंस्ट्रक्शन थी। तो गवादर के जो लोकल्स हैं, वो आधे से ज्यादा मुझे इतने मिले जो ओमान नेशनल भी हैं। जी जी, वो गवादर तो ओमान का हिस्सा था ना, पाकिस्तान ने जी खरीदा जी है जी जी। गवादर। और मौसम भाई, जो आपके लास्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ओमान के, वो गवादर लोकल थे होंगे। और वो उनकी ओमान की फौज में आधा गवादर के बलोच है अभी जी जी, भी। मैं बताया ना, वो जो हाँ कौम है वो मिलके बनी हुई है ना। जी, बड़ी बहुत अब शानदार कौम है अब सर। और और इतने जो लोग आज तक गए हैं ना ओमान, मैंने उनको देखा है, वो खुश है। मुझे जो ओमान वो अट्रैक्ट करता है, जो जाता है ओमान कोई वापस नहीं आता। 24-24 जी साल से जी, लोग रह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही लोगों कह को रहे हो आप, जानता हूँ जो छोड़ के चले गए थे, वो वापस आ गए। बिल्कुल।
एक दफा ओमान घुस जाए ना आपके खून में, वो जी जी निकल जी जी बिल्कुल। निकल नहीं और सकता। और सर आपने कहा था ना कि एंटी दुबई है, आप मैं जिनसे भी ओमान में दोस्तों से बात करता था, जो बलोच लोकल थे, वो बताते हैं कि भाई वो हमेशा ये कहते थे हमें दुबई नहीं बनना, हमें ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग, वर्ल्ड बिगेस्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट नहीं चाहिए, हमें बड़ा अपना क्वाइट सिटी चाहिए। उनके यही ऐसे अल्फाज होते थे हमेशा। ऐसे ही वो दुबई पे बिल्कुल। तंज करते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट, उनकी बात यही होती है। भाई दुबई वीकेंड के लिए अच्छा है, जिंदगी गुजारने के लिए यानी अच्छा नहीं है। हाँ, नहीं एक सर, दिन जाए। आपने जो पहले कहा ना दुबई, सर दुबई इतना फास्ट हो गया है कि अब पाकिस्तान हम नहीं पकड़ सकते दुबई को। आप समझ रहे, किसी भी काम में जॉब लग जाए, आप वहां जाके डायरेक्ट एक कंपनी में सेट हो जाए, वो अलग है। आप कोई ऐसे ही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां चाहते हो तो उसके लिए पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए अब। ऐसे ही है, और अब ऐसे ही है। हाँ, तो वो बड़ा खतरनाक। किश्ती निकल गई है, जी 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 बिल्कुल वही। किश्ती निकल और गई है। जो मैंने आपसे पहला सवाल किया था मोहसिन भाई के, यार अब वहाँ पे जो रूल्स हैं, जैसे ओमान के लैंड डिपार्टमेंट के, क्योंकि 2007 में जब मैं दुबई मूव हुआ था और मैंने वहाँ प्रोजेक्ट भी किया था अजमान में, मरमुका सिटी में, पार्टनर के साथ मिलके, तो आप यकीन करें मोहसिन भाई, उनका हाल हमारे केडीए से भी बदतर था। हम्म, यानी एक उनको पता ही नहीं था, यानी लोग फ्रॉड कर करके निकल गए ना अजमान से। एक पेपर के ऊपर वो पूरा पूरा लैंड देते थे, और आप एक हिलता हुआ पेपर जिसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, उस पर आप पूरी पूरी बिल्डिंग खरीद रहे हो। और जब मार्केट गिरती है तो आपको पता है फिर क्या होता है, वो घूम रहा होता है। तो मुझे सबसे पहले जो आपने एतमाद दिया ना कि यार हर प्रोजेक्ट में वहां के अरब जो कंपनी है, जो लोकल्स की, वो उसमें इन्वॉल्व है, तो उससे बड़ी, क्योंकि दुबई में तो उन्होंने आपको, आपने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया, इंस्टॉलमेंट पे आपने पहली 25% दिया और आपने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, और आपके पास पैसे आए, आपने वो पैसे जेब में डाले, आपने 25 रुपए दिए थे, जेब में 100 रुपए आए, आप लेके फ्रॉड करके भाग जाओ, कोई पूछने वाला नहीं था, आपको पता होगा हम्म, आप तो ये काम कर हम्म, रहे हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है ओमान की, जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, जिससे मैं आगे अपने दोस्तों यारों को भी आपसे जो मीटअप करवाऊंगा, तो यही मेरा है। नहीं नहीं, तो वो तो जो गलतियां दुबई कर चुका है वो तो सबके सामने ही है ना, एग्जैक्टली वो क्यों आपने क्यों वो गलतियां करेंगे, बताइए ना, क्यों करेंगे वो गलतियां। और उन्होंने और मॉडल बना लिया ना कि यार उनसे तो और गलतियां हुई। और दूसरा ये कि वो चाहते नहीं है बदलना, उनकी जरूरत है बदलना। अगर जी वो नहीं बिल्कुल। बदलेंगे तो उनका वो अपनी फरारी छोड़नी पड़ेगी और टोयोटा करोला पे आना पड़ेगा। कौन सर फरारियां छोड़ना छोड़ना चाहता है। और सर इन अरबी भी ये जो सऊदी बदल गए ना। ये नहीं, वो इसलिए बदले इसलिए नहीं क्योंकि वो बदलना चाहते थे, बदले इसलिए क्योंकि नहीं नहीं, जेब उनकी मजबूरी थी जेब दुनिया के जेब साथ, बिल्कुल। जेब जेब जवाब दे गई है उनकी। जी उनको पता है कि हमें और कोई काम तो आता नहीं है बादशाहत के आता अलावा। नहीं है। तो अगर हम वो काम नहीं करेंगे जो शेख मोहम्मद ने किया दुबई के अंदर, तो हम करेंगे क्या आने वाले 15 करेंगे सालों सालों के अंदर। ना 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 हमको टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ना हमने कोई यूनिवर्सिटीज खोलनी है, ना कोई रिसर्च हमारी है, कुछ भी नहीं आता हमें। जमीन से तेल निकलता था, वो हम बेच दिया करते थे और अय्याशी करते थे। अब जमीन का तेल तो या तो खत्म हो जाएगा तेल, या इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। जब ये दोनों चीजें आप खत्म हो जाएंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी फरारी का क्या होगा। तो वो फरारियां जाने वाली हैं, तो उसके उसके चक्करों में ये सब लग गए हैं कि भाई ये खोलो वो खेलो, एआई करो, ये करो, इन्वेस्टमेंट कराओ। कोई 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 एहसान थोड़ी कर रहा है बिल्कुल। किसी के ऊपर। तो ये मौसम भाई रियलिटी है। आपका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मौसम भाई, आपका सेशन मुझे बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था। और मैं जितने भी आपके साथ इस वक्त लोग हैं, मैं कहूंगा कि ओमान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त खास तौर पे हम अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तानियों के लिए। जी और ये बिल्कुल। ग्रोइंग मार्केट है, वर्जिन मार्केट है, इसमें अभी घुस गए तो 5 साल बाद, 10 साल बाद हम वही कह होंगे यार, हमें पीछे लोग सोच रहे होंगे। और मैं आपको ऐसे ही है। बताऊं, मेरा आपसे एक अलग सेशन होगा, क्योंकि कराची में जितने, मैं आबाद का मेंबर भी हूँ मोहसिन भाई, ओके। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मैं उसका मेंबर भी हूँ। हमारी अभी भी एसोसिएशन में आप समझ लें अच्छा 90% लोगों को पता ही नहीं कि आप ये अब ओमान में क्या हो रहा है। वो दुबई ही को समझ रहे हैं, अब दुबई के पैसे नहीं है उनके पास इतने अब कि वो वहां पे प्रोजेक्ट कर सके। तो मैं खैर उसमें तो आपसे बात करूंगा सर। और बहुत शुक्रिया आपका, सब भाइयों का। नहीं मेरी नहीं, बहुत जरा बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई सवाल है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था, जो ओमान से जो भाई बात कर रहे हैं कि जैसे दुबई में एक फ्री जोन में या कोई एलएलसी रजिस्टर हो जाती है विद इन 12 to 13,000, जो ओमान में है, अगर एक बंदा, जैसे मैं एक टेक्निकल फील्ड से हूँ और मैं एक अपनी टेक्निकल सर्विस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब मार्केट इतनी कुछ बेटर नहीं है अरब कंट्री में राइट नो, और अभी फ्री इसका अमान का जो है ना, उसका कितने का जो है वो एक लाइसेंस बन जाता है, जैसे दुबई में एक एलएलसी है, वो तकरीबन 12-13 हज़ार में पंद्रह बन बीस जाती है। हजार रुपए, 15-20 हजार दरम। अच्छा, वो उसमें
वीजा भी इंक्लूड है, सब कुछ है, एक वीजा इंक्लूडेड, एक वीजा। 2 साल की क्योंकि वैलिडिटी, सूदिया तो 2 साल आपको की जैसे वैलिडिटी मैंने होगी। डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि सूदिया तो मुझे तो अभी फ्री भी जॉब मिले ना सूदिया, तो मैं सूदिया से तो इतना बस अल्लाह उम्र और हज के लिए लेके जाए, सूदिया तो मैं जाने नहीं चाहता अभी। सऊदी अरब जो है ना इस वक्त है हाथी के दांत, खाने के दांत नहीं है ये, हाँ बहुत, मैं हाथी के बता रहा दांत हूँ कि है। मेरा जो तो आप दांत 13 देखिए। और 14 ईयर का मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसमें सबसे जो बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा सूदिया का रहा है। कि मैं कहता हूँ कि सूदिया जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला हज के लिए लेके जाए, उम्र तो है ना सुबह उठ के माँ बाप को देख लो हो जाता है। लेकिन आपको ये वादा करना पड़ेगा कि आप सिर्फ हज करेंगे वहां पे। जो इंशाल्लाह चीजें बदल रही हैं वहां पे, वो तो दोनों दोनों नहीं डायरेक्शन में मैं जा रहे हैं, रहा हूँ ना अभी बताया, मैं दुबई दोनों पे डायरेक्शन में तकरीबन जा रहे हैं। 2012 में बाई रोड गया था। वो तो ठीक है, पर अभी अभी तकरीबन एक भाई ने मुझे जवाब दिया, शायद वो मोहसिन भाई हैं और कोई और हैं, जो क्योंकि आई नो जो जिस कंट्री में उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि दुबई का मैं अभी वीज़ा ट्राई कर रहा हूँ। एक कंपनी है मेरे एक दोस्त की रिलेटेड टू टेलीकॉम IT, तो वो कह रहे कि यार वीज़ा इशू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आप शायद किसी और कंट्री के साथ साथ ट्राई करते रहें। जहन में अगर आपका वीज़ा इशू हो गया तो आप कंटिन्यू कर लेना, नहीं तो फिर आप किसी और कंट्री में जो है ना पैरेलल सर्च करते रहें। तो आज वैसे ही ये मीटिंग हो गई और अच्छी बात है, इसमें एक मौका मिल गया गुफ्तगू का। नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर कंपनी सेटअप का सीन है तो मुझे बताइएगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको। वहाँ पे कंपनी है ओमान के अंदर जो कंपनी रजिस्टर वगैरह कराती है, सारे काम करती है, तो वो सब हो जाएगा। कोई और सवाल किसी का? एनीथिंग? अच्छा जी, अदील, शिराज, अली, एतजाज, कोई और सवाल? नहीं मोहसिन भाई, ऑल गुड, बहुत शुक्रिया। ऑल गुड। अली ठीक है, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को कोई भी सवाल अगर हो तो आई एम जस्ट व्हाट्सएप अवे, मुझे मैसेज कर दीजिए, हम फिर इंशाल्लाह कनेक्ट कर लेते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपने और डिस्कशंस करने हैं इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर इंशाल्लाह फिर कनेक्ट करते हैं आपके साथ। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।